हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी का टर्म टू एग्जाम में जो आपका आखिरी चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बिलीव मी, दिस चैप्टर इज अगेन अ वेरी इजी चैप्टर। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो आप पढ़ाओ अभी पार करके आए हो ना, कौन सा वाला, इसके पहले जो क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में यह चैप्टर जो है ऐसा लगता है सर इसका रस निकाल दे। ठीक है, तो देखो फैक्चुअल चैप्टर है, फैक्ट्स होंगे बहुत सारे, लेकिन हम तो उनमें से हैं जो फैक्ट्स में भी कंसेप्ट ढूंढेंगे। तो चीजों को रटना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको अप्रोच बताते चलूंगा, कैसे क्या क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्या आइडियाज को आपको पकड़ना है और किन फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको मैसेज लाउड एंड क्लियर है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वेलकम टू द सेशन। वन शॉट रिवीजन में पूरे चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करते हैं एंड हियर वी गो। ठीक है, यहां हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ। दो शब्दों से ये पूरा का पूरा पाठ बना हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन से और वाइल्ड लाइफ से। अगर मोटा माटी ऊपर से समझे चीजों को, तो वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे पत्तियां, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है, शेर भालू चीता। ठीक है, तो उस तरह से वाइल्ड लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, फौना वाले एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे और वेजिटेशन में आप फ्लोरा वाले एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो इस चैप्टर में इन्हीं दो पिलर्स पे चीजों को बताया गया है और सब्सिक्वेंटली क्या थ्रेट्स हैं, कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी हम क्या करते चलेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं कि वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के अलावा भी, ठीक है, कुछ क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीजें भी आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये सारा सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, जहां से आप क्या कर सकते हैं, जहां से आप ये नोट्स पा सकते हैं, जहां पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आना है। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चलती रहेंगी। साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, क्विज होता है और भी बहुत कुछ फीचर्स हैं। ओपन हाउस है, कम्युनिटी से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस कोड के इस्तेमाल से आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरह से। अब देखिए, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। मतलब जितना भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ना, वो वेजिटेशन का पार्ट हो गया। वैसे ही व्हाट इज वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो जो पशु पक्षी आप देख रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आप अगर कंट्री में बात करेंगे तो कंट्री में कितनी वैरायटी में, इमेजिन दी वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू आउट दी कंट्री। ठीक है, हजारों स्पीशीज है, ठीक है, हजारों स्पीशीज जानवरों की भी है, पेड़ की भी है, पौधे की भी है, हर चीज की है। फाइन, तो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मेक देम अ मैटर ऑफ स्टडी। सवाल ये आता है कि सर है इतने सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे घूम रहे हैं, जीने दो उन्हें अपना जीवन और हमें भी जीने दो, हमें क्यों याद करना है। तो अब जब आप देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी है ह्यूज अमाउंट में, जब इतना सारा आपको वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है ना, तो क्योंकि वो इस लेवल पे है और हमारी डिपेंडेंस उस पे इस लेवल पे है कि दिस मेक्स अस रियलाइज दैट वी शुड स्टडी देम। ठीक है, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। पढ़ते क्यों है? ज्ञान के लिए ना। तो वही है कि इतना वेजिटेशन, इतना वाइल्ड लाइफ है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो उस संदर्भ में हमें क्या करना होगा, इन सारी चीजों को पढ़ना होगा, पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? इतना पढ़ना जरूरी है। तो नेचुरल वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन, एंडेमिक, एक्सोटिक, अलग अलग तरह की स्पीशीज, ये जो शब्द आते हैं, तो इस चैप्टर से यहां पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेशन, सिंपल, ठीक है, व्हाट आर एक्सोटिक स्पीशीज, व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज। तो इस तरह से सवाल बनेंगे। अब एक एक करके अगर समझे तो वेजिटेशन क्या है, प्लांट कम्युनिटी, तो ऑल दी प्लांट कम्युनिटी फाउंड, ठीक है, ओवर द अर्थ इज नोन एज वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, बट नॉट ऑल प्लांट कम्युनिटीज कैन बी सेड एज वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्या है, ये आपके मन में सवाल है और ये आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आप अच्छे से समझो जरा। यहाँ पे वर्जिन वेजिटेशन मतलब कि यहाँ पे वो वेजिटेशन जो ह्यूमन इंटरवेंशन जिसमें नहीं हुआ है। ठीक है, दी टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज लेफ्ट अनटच्ड। ठीक है, ह्यूमन वेजिटेशन नहीं हुआ, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ, वो वेजिटेशन क्या है, जैसा प्रकृति में पाया जाता था ठीक वैसा ही है, वो वर्जिन वेजिटेशन हो गया। ठीक है, तो वर्जिन वेजिटेशन को आप क्या कर सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, द वेजिटेशन व्हिच ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन
लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज आल्सो नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन इज वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। अब स्पेसिफिकली क्या है, नेचुरल वेजिटेशन बहुत नॉर्मली यूज किया जाने वाला वर्ड है, कैसे कि हाँ इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन ऐसा है, लेकिन अगर आप टेक्निकली समझेंगे ना तो नेचुरल वेजिटेशन वही है जो नेचुरली ग्रो हुआ है, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ है, विच इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाएगा, ठीक। तो इसी नेचुरल वेजिटेशन को जब आप क्या कहते हैं, इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दैट नेचुरल वेजिटेशन इज नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। समझ में आया? वर्जिन वेजिटेशन मतलब क्या है, जिसके साथ इंटरफेरेंस नहीं हुआ, जो वेजिटेशन जैसा प्रकृति में पाया जाता था वैसा ही ग्रो किया है। अब मतलब क्या है कि अगर वेजिटेशन शब्द लोगे आप, तो वेजिटेशन तो प्लांट कम्युनिटी कहलाएगा। अब प्लांट कम्युनिटी में वो पेड़ पौधे भी आ जाएंगे जो हमने लगाए हैं, आपने लगाए हैं, ठीक है, जो क्या हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ऑर्चार्ड्स आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। अब जरा एक बार सारी चीजें समझ लो, तो वेजिटेशन ब्रॉड टर्म हो गया। व्हाट इज वेजिटेशन? तो ऑल सॉर्ट ऑफ प्लांट कम्युनिटी फाउंड ओवर द अर्थ, ठीक है। प्रकृति में जितना भी पेड़ पौधा पाया जाता है वो वेजिटेशन कहलाएगा, वो वेजिटेशन कहलाएगा। अब उस वेजिटेशन में जैसे अगर आप समझोगे, उस वेजिटेशन में जैसे आप समझोगे तो एक पार्ट होता है नेचुरल वेजिटेशन का, विच इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट वेजिटेशन इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर प्रकार का पेड़ वर्जिन वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा। तो यहां पे हम क्या सकते हैं, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चार्ड्स आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। वो वेजिटेशन है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, वो वेजिटेशन है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। समझ में आई यहां तक चीजें, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी इस नेचुरल वेजिटेशन में कुछ एंडेमिक होते हैं, कुछ एक्सोटिक होते हैं। एक्सोटिक और एंडेमिक क्या होते हैं, तो एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस प्लांट्स जो होते हैं, एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज जो होते हैं, तो वो वर्जिन वेजिटेशन का वो वाला पार्ट होता है विच आर प्योरली इंडियन, विच आर प्योरली इंडिजीनियस। इंडिजीनियस स्पीशीज क्यों कहा जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल क्या है कि कोई सा आप वो उठा लो, जैसे क्या है मार्शल आर्ट्स हो गया, तो मार्शल आर्ट वगैरह जो है तो चाइना क्या कहता है कि ये इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है चाइना का, ठीक है। अब जैसे हम हमारे यहाँ जो लोकल डांस फॉर्म्स हैं, कथक वगैरह, तो हम क्या कहते हैं कि ये इंडिजीनियस डांस फॉर्म है इंडिया के। तो इंडिजीनियस मतलब जो आपके यहां से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो वेजिटेशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ सिर्फ वेजिटेशन है, कुछ नेचुरल वेजिटेशन है। अब उसमें भी क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आप देखोगे, अगर जो वर्जिन वेजिटेशन की आप बात कर रहे हैं, तो वर्जिन वेजिटेशन में वो सारे प्लांट कम्युनिटी विच आर प्योरली इंडियन इन नेचर, ठीक है, जो हमारे देश के ही हैं, जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए वहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें इंडिजीनियस स्पीशीज कहा जाएगा। और जो हमारे देश में बाहर से आए हैं, बाहर से कैसे आए कि मान लो कभी क्या है किसी पक्षी के साथ में पोलन ग्रेन्स वगैरह आ गए और वो फूल वहां पे पैदा हो गया। मान लीजिए क्या है कि कुछ ट्रेडर्स वगैरह आए थे, उन्होंने कुछ सामान अपने यहाँ साथ खाने का लेके आए थे, बीज गिरा गए, तो वो ट्रेडर्स दूसरे देश से आए थे, तो वो वेजिटेशन अब यहाँ भी ग्रो करने लग गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई स्पीशीज बाहर से आती है, पेड़ की भी और जानवर की भी, ठीक है, तो द स्पीशीज व्हिच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स, ठीक है। जो स्पीशीज बाहर से आई है वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, एक्सोटिक प्लांट्स की स्पीशीज कहलाएगी। कितनी चीजें आपको समझ में आई, देखो वेजिटेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एक ही चीज होती है, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है और एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, ठीक है, मतलब एंडेमिक क्या है, इंडिजीनियस कह लो। ये चारों चीजें क्लियर हो गई है। अब ये चारों चीजों पे शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके सिंपल सिंपल से। अब मुस्कुराओ जरा एक बार और बोलो कि हाँ सर अब ये चारों चीजें परफेक्टली क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये चार चीजें हमने देखी। अब जैसे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का मैंने आपको इंट्रो में ही आपको चीजें क्लियर कर दी थी, क्या कि वेजिटेशन जो है उसे हम फ्लोरा के नाम से कंसीडर करते हैं, और फौना मतलब क्या हो गया, फौना जो है वो वाइल्ड लाइफ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो फ्लोरा इंक्लूड्स प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक क्षेत्र में अगर पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं तो वो वहां का फ्लोरा कहलाएगा। किसी एक क्षेत्र में जानवर पाए जा रहे हैं तो द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आर नोन एज फौना, ठीक है। तो फ्लोरा फौना जो है, बच्चे घबराते हैं, फ्लोरा और फौना क्या होता है, वैसे ये इन्वायरमेंट वाली चीजें हैं, आपने साइंस में भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में पढ़ी, तो आई थिंक कि बार बार रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। वन शॉट का ऑब्जेक्टिव है कि चीजें कंप्रेस करके मैं फटाफट दे दूं आपको, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बताते चलूंगा। तो फ्लोरा फौना हो गया, ठीक है। अब ये फ्लोरा और फौना को अगर जैसे आप देखें, द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये पार्ट बन रहा है आपका कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं, कोनीफेरस, हमारे यहाँ ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या है डेंसली फॉरेस्टेड रीजन जो रहते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी डिफरेंसेस क्यों आते हैं,
किसी भी चीज में डिफरेंसेस आने के पीछे कारण होते हैं। तो वो डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलती है, डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं फ्लोरा और फौना में, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ रिलीफ एंड क्लाइमेट। रिलीफ और क्लाइमेट के कारण आपको वो डिफरेंस देखने को मिलते हैं। रिलीफ क्या है, क्लाइमेट क्या है, रिलीफ और क्लाइमेट कैसे फ्लोरा और फौना को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। हाउ दी रिलीफ फीचर्स इन्फ्लुएंस दी वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ एनी एरिया, ठीक है। हाउ दी क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया इन्फ्लुएंसेस दी वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ओवर दैट एरिया। तो ये जो सवाल बनेंगे, इन सवालों के जवाब हम एक एक करके लेते चलेंगे। देखो एंडेमिक प्लांट मतलब जो हमारे देश के अपने हैं, प्योरली इंडियन है, तो जैसे अल्पाइन फ्लावर वगैरह हो गए, ठीक है। और वैसे आप देखोगे तो कुछ एक्सोटिक स्पीशीज क्या हो गई, तो जैसे एक बताया गया है सिरोई लिली जो है, तो एक लिली का एक फ्लावर है जो कि एक्सोटिक है, जो देश में प्योरली इंडियन नहीं है, बाहर से आया लेकिन यहां पे भी फ्लरिश होने लगा। तो एंडेमिक, एक्सोटिक, नेचुरल वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन, ये सब कुछ क्लियर है। अब हम समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, एक रिलीफ, दूसरा क्लाइमेट। रिलीफ मतलब क्या होता है, बोलोगे सर क्लाइमेट चैप्टर में सब पढ़ लिया। रिलीफ मतलब क्या है कि आप सरफेस पे देख रहे हैं कि सरफेस कैसा है, माउंटेन है, प्लेटू है, क्या है। तो रिलीफ में यहां पे दो सबहेड खुलेंगे हम। रिलीफ में दो सबहेड कौन कौन से खुलेंगे, एक लैंड वाला, एक खुलेंगे सॉइल वाला, ठीक है। तो लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है, देखो लैंड और सॉइल में आपको यहां पे एक बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो समझना होगा, ठीक है। कि लैंड क्या है, जमीन, मतलब मैं यहां खड़ा हूं ये भी लैंड है, मैं रेगिस्तान में जाके खड़ा हो जाऊंगा वो भी लैंड है, मैं हिमालयास पे जाके खड़ा हो जाऊंगा वो भी लैंड है। जमीन इन जनरल आप जमीन कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। और सॉइल का मतलब क्या होता है कि मैं यहां खड़ा हूं, यहां काली मिट्टी है, ठीक है, अपने गांव पे खड़ा हूं वहां पे क्या है, लाल मिट्टी है, मैं कहीं और जाके खड़ा हो रहा हूं डेजर्ट में, तो वहां पे क्या है, एरिड सॉइल है। तो सॉइल मतलब क्या है, मिट्टी, और लैंड मतलब है जमीन। तो जमीन क्या हो गया, बेस हो गया, उसके ऊपर जो अलग अलग तरह की मिट्टी है वो क्या आ जाएगी, वो उसके ऊपर जो अलग अलग तरह की मिट्टी है वो सॉइल हो जाएगी। तो लैंड और सॉइल में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो उसी तरह से आप जिस देखोगे तो रिलीफ क्या है, रिलीफ इज कंपोज्ड ऑफ लैंड एंड सॉइल। अब लैंड की अगर आप बात करो तो लैंड में जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन एरिया हो गया। एंड द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। क्या है, वेजिटेशन इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वेजिटेशन इन हिमालयास। अब हिमालयास की जो जमीन है, ठीक है, वहां पे क्योंकि माउंटेन है, तो माउंटेन पे आप देखोगे तो जो आगे आप फैक्टर्स पढ़ना ना कि माउंटेन पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सारी चीजें, ठीक है। अब ये सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल पार्ट जो है, वहां पे मान लो प्लेटू है, तो प्लेटू पे क्या होगा, क्लाइमेट भी अलग होगा। अब क्योंकि वहां की लैंड अलग अलग है, तो उस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंड, ठीक है, द टाइप ऑफ वेजिटेशन विच वी आर गोइंग टू गेट इन माउंटेनियस एरियाज एंड प्लेटू एरिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये भी अलग अलग होने वाले हैं, समझ में आया। तो इस तरह से क्या है, माउंटेन्स, प्लेटू जो है, ठीक है, प्लेन एरिया जो, तो प्लेन एरिया में अलग तरह का आपके पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो द नेचर ऑफ लैंड जो है इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। सिंपल सी चीज है कि आपको हिमालयाज में अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा, प्लेटू में अलग देखने को मिलेगा, नदर्न प्लेन वाले एरिया में अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा। समझ में आया। तो क्या ध्यान रखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो पहला फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ के अंदर भी क्या होता है, लैंड होता है और सॉइल होता है। सॉइल की अगर बात करें तो वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एरियाज। वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एरियाज मतलब क्या है कि आप जैसे देखेंगे ये हमारा देश है अगर, ठीक है, तो हमारे देश में यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यहाँ एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ऊपर आप देखोगे तो माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। अब क्योंकि सॉइल अपने साथ क्या लेके चल रही है, एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन लेके चलती है, मिनरल्स का एक अलग कंपोजिशन होता है उसमें, तो उन सॉइल पे जिस तरह का पेड़ पौधा पाया जाएगा वो भी अलग होगा। अब जिस तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे तो उस वहां पे उन पेड़ पौधों के बीच में रहने वाले जानवर भी अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सॉइल जो है, सॉइल भी एरिया टू एरिया क्या करेगी, वेरी करेगी। एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सॉइल्स, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सॉइल्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो वेरीज, ठीक है। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, सिंपल सा एग्जांपल जैसे क्या हो गया कि मान लीजिए कि एरिड एरिया है, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, एरिड एरिया है तो वहां पे सॉइल कैसी होगी, सैंडी और सलाइन होगी नेचर में। अब सैंडी सलाइन नेचर की सॉइल है तो वहां पे वेजिटेशन भी वैसे ही पाया जाएगा, ठीक है। अब क्या मान रहे हैं आप, डेल्टा रीजन जो है, तो डेल्टा रीजन में क्या है, मड है, सिल्ट है, तो वहां पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, मैंग्रोव ट्रीज जो है वो वहां पे ग्रो कर जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दी सॉइल आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसी मिट्टी है उस मिट्टी में कौन सा, जैसे हम घर में भी पौधे लगाते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि ये पौधा इस मिट्टी में बड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों बड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ में आया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलीफ फीचर। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलीफ फीचर में क्या आ जाएगा, लैंड और सॉइल आ जाएगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलीफ फीचर नहीं बोल रहा हूं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट कह रहा हूं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ब्लैंक हो गया था 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, पहला है रिलीफ,
ठीक है, रिलीफ के अंदर लैंड और सॉइल जो है, तो ये दो सब टाइप्स हो जाएंगे। फाइन, दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ रिलीफ प्लेज अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया, ये कंक्लूडिंग नोट हो जाएगा आपका। अब जैसे अगर आप देखें तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है किस चीज को, दूसरी चीज जो इन्फ्लुएंस कर रही है वहां के वेजिटेशन को, वहां के वाइल्ड लाइफ को, होता है क्लाइमेट। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आप रिकॉल करो चीजों को। क्लाइमेट चैप्टर तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है ना, क्लाइमेट चैप्टर जब बहुत अच्छी तरह से पढ़ा तो आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे क्या है कि इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो जहां बारिश होगी वहां पे अब बारिश भी जहां ज्यादा होगी, क्योंकि क्लाइमेट का पार्ट क्या है, क्लाइमेट का कंपोनेंट एक तरह बारिश, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन जब क्लाइमेट का पार्ट है तो जहां प्रेसिपिटेशन होगी वहां क्या रहेंगे, बहुत हरियाली रहेगी। अब वही क्लाइमेट अगर मान लो सहारा डेजर्ट की तरह क्लाइमेट होता है जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या वहां वेजिटेशन बहुत हरियाली वाला होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्लाइमेट भी क्या कर रहा है, क्लाइमेट भी किसी भी जगह के वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और उसी वेजिटेशन में वहां की वाइल्ड लाइफ रहेगी तो वाइल्ड लाइफ भी वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा कि रिलीफ क्या करता है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। रिलीफ के अंदर दो सब पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, रिलीफ के अंदर दो सब पार्ट्स हो जाएंगे आपके, लैंड और सॉइल। लैंड और सॉइल जो है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। वैसे ही रिलीफ के बाद में आप क्या देखेंगे, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में भी क्या आपको देखने को मिलता है, क्लाइमेट में भी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी क्षमता होती है। क्लाइमेट के अंदर सब हेड्स क्या है, तो क्लाइमेट में जैसे आप देखोगे टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन, ये एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट है जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, फोटो पीरियड क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, तीनों को समझाता हूं। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट आर टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये है कि गर्मी, मतलब आप जिसे क्या कर सकें, सेल्सियस में नाप सकें कि कहीं टेम्परेचर 10 डिग्री है, कहीं टेम्परेचर 20 डिग्री है, कहीं टेम्परेचर 30 डिग्री है, कहीं 40 डिग्री है। ठीक है, वो टेम्परेचर हो गया। और फोटो पीरियड जो है अलग चीज है। फोटो पीरियड मतलब अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन, सूर्य की किरणें कितनी आ रही हैं। अब बोलोगे सर सूर्य की किरणों से ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या हो रहा है, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो मैं, सूर्य की किरणों से ही गर्मी होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन आप देखो कि ये क्या है, ये मान लो 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 30 डिग्री लैटिट्यूड है। इसी 30 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ पे हिमालयाज है। ठीक है, इसी 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जैसे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका भी है, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे अफ्रीका भी आएगा। समझ में आ रहा है, अफ्रीका का भी कुछ पार्ट आएगा। अब क्या हो रहा है, लेकिन ये हिमालयाज पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर, हिल पे टेम्परेचर क्या है, माइनस में है, और यहाँ टेम्परेचर आप देखोगे तो 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर के अलावा सनलाइट कितनी रिसीव कर रहा है एक एरिया, वो भी क्लाइमेट का पार्ट होता है। टेम्परेचर तो मतलब आप सेल्सियस में नाप सको वो टेम्परेचर कितना गर्म कितना ठंडा, लेकिन उसके अलावा सोलर इंसुलेशन कितनी आ रही है, तो सोलर इंसुलेशन जैसे हिमालयाज वाले रीजन पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया या फिर अफ्रीका का कुछ जो नदन पार्ट है, वहां पे क्या हो रहा है, जितनी सोलर इंसुलेशन आ रही है वहां की सैंड अब्सॉर्ब कर ले रही है। तो क्लाइमेट में सोलर इंसुलेशन का आना और फिर उसके पैरेलल में टेम्परेचर का होना, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो उस हिसाब से आप क्या देखोगे, उस हिसाब से आप देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट जो है, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो टेम्परेचर है, फोटो पीरियड है, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन यानी क्या, बारिश होना। तो अब इन तीनों को देखते हैं, ये तीनों कैसे क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। किसी भी क्षेत्र को उठा लो आप, ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, अटाकामा डेजर्ट हो गया, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है, तो ये साउथ अमेरिका तो आपने क्लाइमेट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ आपको अटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा। दोनों ही लगभग सेम लैटिट्यूड्स पे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दोनों यहाँ क्या है, यहाँ घनघोर बारिश हो रही है, यहाँ रेन फॉरेस्ट है, और यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो टेम्परेचर तो सर आप देखेंगे, सोलर इंसुलेशन तो लगभग सेम ही रिसीव करेंगे। फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे वेजिटेशन में वेरिएशन क्यों है, वेजिटेशन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ में वेरिएशन होगा। यहाँ आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे, अटाकामा डेजर्ट जो है, तो डेजर्ट में आपको ज्यादा उतना वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ दोनों ही नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा डिफरेंस क्यों आया, तो देखो टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, यहाँ ह्यूमिडिटी एयर क्योंकि कोल्ड करंट है, तो क्या प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा मतलब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल। ठीक है, अब यहाँ डेजर्ट है तो डेजर्ट में सॉइल कैसी है, बैरन है, तो उस कारण से वहां वेजिटेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सॉइल जो है फर्टाइल है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होने के कारण यहाँ पे क्योंकि वेजिटेशन हुआ, उस वेजिटेशन के खत्म होने से सॉइल में और ह्यूमस ऐड हुआ, ह्यूमस ऐड हुआ तो सॉइल और फर्टाइल हुई और वेजिटेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ में
ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन और सॉइल जो है वो किसी भी जगह के वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर आप देख लेंगे तो इंडिया में भी क्या हो रहा है, हिल्स कहां पे है, हिल्स जो है वो साउथ इंडिया में भी, हिमालयास पे भी है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग वेजिटेशन है। ठीक है, तो टेम्परेचर अलोंग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे तो वेजिटेशन जोन क्या क्या है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पे आप देखेंगे ट्रॉपिकल ये हो गया, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और फिर ऊपर पोल्स पे अल्पाइन। ये वेजिटेशन अलग अलग एरियाज है, वेजिटेशन जोन है। अब यहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे तो एवरेज टेम्परेचर ये रहता है, मीन टेम्परेचर जनवरी में, ठीक है, तो जनवरी में मीन टेम्परेचर ये रहता है, यहाँ पे दिया अबाउट 18 डिग्री, 10 to 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जनवरी में टेम्परेचर नॉर्मली कम ही रहता है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स रहते हैं। ठीक है, अब उस हिसाब से आप देखेंगे रिमार्क, तो यहाँ पे क्या है कि कहीं पे फ्रॉस्ट रहेगी एकदम, ठीक है, फ्रॉस्ट रहेगी मतलब क्या है कि ठंड है तड़ाके की, कहीं पे फ्रॉस्ट कम है, ठीक है, फ्रॉस्ट कम है, फिर क्या है फ्रॉस्ट सम स्नो, ठीक है, फ्रॉस्ट सम स्नो और स्नो, तो कहीं पे क्या रहेगा आपको स्नो देखने को मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर अलोंग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एंड सॉइल, आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिल जाती है। तो क्लाइमेट का एक एलिमेंट जो है वो है आपका टेम्परेचर, जो कि क्या करता है किसी भी जगह के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट का दूसरा एलिमेंट है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब कि कितनी सनलाइट आ रही है, कितनी सनलाइट आ रही है वो फोटो पीरियड होता है। तो कितनी सनलाइट आ रही है में क्या आप देखेंगे, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, अब यहां पे देखो सब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाउ द फोटो पीरियड इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑन एरिया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि फोटो पीरियड जो होता है वो किसी भी जगह के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को ऐसे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि फोटो पीरियड भी जो है, फोटो पीरियड भी लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ डे के हिसाब से वेरी करता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब क्या हो रहा है कि सोलर इंसुलेशन कहां जाएगी ज्यादा, सोलर इंसुलेशन जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो इक्वेटोरियल एरिया रहेगा हमारा, इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल एरिया जो रहेगा इतना, इसमें सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी इस पार्ट में। ठीक है, तो फोटो पीरियड इस रीजन का, ट्रॉपिकल रीजन का ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सन की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगा के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में ही होती है सन की मूवमेंट। ठीक है, तो इस रीजन में आप जैसे देखेंगे, इस रीजन में फोटो पीरियड जो है वो तेज रहेगा। ठीक है, सोलर इंसुलेशन जो रहेगी वो डायरेक्ट रहेगी। फिर उसके बाद अगर जैसे आप देखोगे तो क्या है कि ये लैटिट्यूड्स के अलावा जो लैटिट्यूड्स है ऊपर, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि आपने ट्रॉपिकल एरिया जो है, ट्रॉपिकल एरिया में तो देख लिया कि यहां फोटो पीरियड ज्यादा है, इसके ऊपर वाले लैटिट्यूड जो है तो वहां पे क्योंकि उतना सनलाइट जाएगा नहीं, तो यहां पे वेजिटेशन अलग रहेगा। ठीक है, यहां पे जैसे आप देखते हैं क्या कि अल्पाइन वेजिटेशन वगैरह जो होता है वो अलग है बिल्कुल किससे, ट्रॉपिकल एरिया से। तो फोटो पीरियड भी कहां कितना रहेगा वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड्स पे। ठीक है, जो लोअर लैटिट्यूड्स रहेंगे वहां ज्यादा सोलर एनर्जी जाएगी, जो हायर लैटिट्यूड्स रहेंगे वहां उतनी सोलर एनर्जी नहीं जाएगी। लैटिट्यूड से एक हो गया। एल्टीट्यूड दूसरी चीज है। एल्टीट्यूड मतलब क्या है, एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन्स। अब क्या हो रहा है एल्टीट्यूड में, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये हायर एल्टीट्यूड पे स्नो कवर्ड एरिया रहता है, पूरा बर्फ से ढकी हुई है चादरें, तो क्या है यहाँ सनलाइट आती जरूर है, जितनी तेज आती है उतनी तेज वापस रिफ्लेक्ट भी होकर चली जाती है, सनलाइट यहाँ आती भी और जाती भी है। ठीक है, तो फोटो पीरियड के अलावा क्या है, एल्टीट्यूड जो है, अब जैसे मान लो कि कोई एल्टीट्यूड मीडियम एल्टीट्यूड है, प्लेटू है, ठीक है, तो वहां पे उस मतलब ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं है, सी सरफेस से देखो ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं है, तो वहां पे सनलाइट जितनी रिसीव हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, अब्सॉर्ब हो जा रही, तो यहाँ का फोटो पीरियड अलग रहेगा। समझ में आ रही है चीजें। तो फोटो पीरियड डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, सीजन। ठीक है, सीजन मतलब क्या है, सीजन मतलब कि विंटर्स में ज्यादा फोटो पीरियड रहेगा या समर्स में ज्यादा फोटो पीरियड रहेगा। क्यों? क्योंकि समर में डायरेक्ट इंसुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, तो हम ज्यादा सोलर इंसुलेशन रिसीव कर रहे होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द डे, ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या है, तो मान लो कुछ एरिया जैसे आपने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ड्यूरेशन, जो डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे, इट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। क्यों? क्योंकि इट इज क्लोज टू इक्वेटर, तो यहां पे ड्यूरेशन ऑफ डे जो रहता है और डे और नाइट बराबर है, तो यहां पे ज्यादा जब दिन बड़ा रहेगा या फिर दिन और रात बराबर के रहेंगे तो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन आप हायर लैटिट्यूड्स पे चले जाएंगे तो वहां पे दिन छोटा हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है मतलब सोलर इंसुलेशन, ऐसा तो नहीं ना रात में भी सूरज की किरणें आ रही है, रात में तो चंदा मामा आएंगे ना, तो उस सेंस में क्या है कि फोटो पीरियड डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ द डे पे, तो सीजंस के हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ डे भी इन्फ्लुएंस होता है। सो दीज ऑल फैक्टर्स टुगेदर, ठीक है, दीज ऑल फैक्टर्स टुगेदर plays a very important role, ठीक है, plays a very important role in deciding that how much amount of sunlight or photo period is going to be there on that specific place, ठीक है। Therefore parts receiving longer duration of sunlight have dense vegetation, तो जो parts हैं जहां पे क्या है longer duration of sunlight है वहां पे ज्यादा dense vegetation होगा, जहां पे sunlight कम है
वहां पे वेजिटेशन उतना डेंस नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि इक्वेटोरियल एरिया जो है वहां पे आप क्या देखते हैं, इक्वेटोरियल या फिर जो पूरा ये ट्रॉपिकल एरिया रहता है, ठीक है, इस ट्रॉपिकल एरिया में जो पेड़ पौधे रहते हैं वो घने क्यों रहते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे पानी भी मिल जाता है, फोटो पीरियड भी ज्यादा है, तो इसके चलते क्या है, वेजिटेशन यहां डेंस रहेगा। नेचुरल वेजिटेशन डेंस है तो वहां पे वाइल्ड लाइफ भी उस तरह की डेंस देखने को मिलेगी आपको। तो क्लियर हुआ पॉइंट कि किस तरह से क्लाइमेट का जो दूसरा एलिमेंट है फोटो पीरियड, वो क्या करता है, वो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। अब क्लाइमेट का तीसरा एलिमेंट जो है, जो किसी भी जगह के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, वो तीसरा एलिमेंट जो है, वो तीसरा एलिमेंट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब ऊपर से कुछ गिरना, वो स्नो भी गिर सकता है, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, ओले भी गिर सकते हैं, पानी भी गिर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली प्रेसिपिटेशन को हम पानी से ज्यादा एसोसिएट करते हैं। तो यहां पे जैसे आप देखेंगे रेनफॉल जो है ना, जहां जितनी रेनफॉल होगी वहां क्या होगा, उतना पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन। तो इस सेंस में क्योंकि प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट का ही, हमने पिछला चैप्टर जो क्लाइमेट पढ़ा था, तो क्लाइमेट में आपने क्या सीखा था, क्लाइमेट में आपने यही सीखा था ना कि क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है तो वो क्या होती है, एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक किस तरह का आपको मतलब सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस रहती है। तो अब जैसे इंडिया में हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है हर 6 महीने में क्या घूम फिर के बारिश होना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो बारिश होगी तो बारिश में पानी आएगा, पानी आएगा तो वहां की सॉइल, वहां के लैंड के हिसाब से क्या होगा, वहां के सॉइल, वहां के लैंड के हिसाब से वहां पे वेजिटेशन ग्रो करेगा। ठीक है, तो जहां पानी है वहां क्या होगा, वेजिटेशन होगा। तो इस तरह से एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल have more dense vegetation। ठीक है, have more dense vegetation। तो प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी क्या है, क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अब इंपॉर्टेंस अगर समझे फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस ये है, देखो ये टॉपिक स्विच हुआ है अपना, हाँ एक बार मैं फिर कनेक्ट करवा देता हूं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी 2-3 दिन पहले आपको क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाया था, तो क्लाइमेट का भूत ऐसा सवार हुआ है, उतर नहीं रहा है। चलो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप बोलेंगे कि रिलीफ फैक्टर होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो रिलीफ फैक्टर को आप सब डिवाइड करके बता दोगे, लैंड और सॉइल जो है वो इन्फ्लुएंस करती है वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को। क्लाइमेट के अंदर आप बता दोगे टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन, ये 3 चीजें हैं जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पढ़ लिया। अब ये वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ से हमें एक चीज समझ में आ गई कि वेजिटेशन है और उस वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहां पे वाइल्ड लाइफ भी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे पेड़ पौधे, जैसा घर रहता है वैसे अंदर रहने वाले लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कि वेजिटेशन जो है, तो वेजिटेशन इज ऑल अबाउट प्लांट कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो प्लांट कम्युनिटीज यानी फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो एक सब क्वेश्चन आपको यहां से बन के आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो आप ये इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि इट मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों के पास में आपको गर्मियों में पता नहीं चलता गर्मियां हैं, कितनी ही भीषण गर्मी हो, लेकिन क्या होता है अगर आप जंगलों में तो नहीं रहने जाओगे, लेकिन आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, तो एक वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहती है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग द कंक्रीट जंगल्स। ठीक है, हमने रोड, बिल्डिंग और ये सारा सब कुछ बना दिया। तब मजा आता है गर्मियों में कि रोड पे निकल रहे हो तो ऐसा लगता है कि आजू बाजू आपके क्या चल रहे हो, भट्टियां चल रही हो। ठीक है, तो लेकिन जब पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तो दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट। फाइन, कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यहां पे ये चीज भी ध्यान रखना है क्या, कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का काम करते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट है तो वो क्या करता है, अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं ना सॉइल को, तो सॉइल को इरोड नहीं होने देते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ है, तो पेड़ क्या करते हैं, वो स्टोमेटा से इवोपरेशन होता है। ठीक है, फिर क्या ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन होता है, वो क्लाउड फॉर्मेशन, वो पानी गिरता है, तो इस तरह से क्या है, ग्राउंड वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं वो। तो स्ट्रीम फ्लो जो है ना, पानी बहेगा नहीं बहेगा, पानी रहेगा कि नहीं, वो पौधों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए पौधा तो जरूर लगाना, लाइफ में कुछ करो ना करो। क्लियर, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप जैसे देखेंगे फॉरेस्ट है तो कितनी सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज होती है, अभी पढ़ेंगे हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लास्ट में। ठीक है, तो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज होती है, पेपर इंडस्ट्री हो गई है, फर्नीचर इंडस्ट्री जो हो गई, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो है फॉरेस्ट के भरोसे चलती है, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज का पेट पाल रहे होते हैं हमारे जंगल। ठीक, प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, जो डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे अब मान लो कि इन इंडस्ट्रीज में ऐसा थोड़ी ना जंगल से खुद जंगल निकल के चले जाएगा इंडस्ट्रीज तक, जो लोग ये इन प्रोडक्ट्स के मूवमेंट में है। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, कुछ लोग जंगलों पे ही डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लाइवलीहुड वहां से मिलती है उन्हें। ठीक है, तो पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम क्या पढ़ते लिखते पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं, तो वी नीड रिक्रिएशन, वी नीड ब्रेक्स। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप जंगलों में जाके घूम सकते हो। ठीक है, अलग अलग आप क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह में घूम रहे हैं, तो पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। प्रोवाइड ह्यूमंस
टू दी सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है, प्रोवाइड ह्यूमंस टू दी सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को फॉरेस्ट जो है सॉइल और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए शेल्टर। हमारा तो घर हमने बना लिया छत डाल के, लेकिन जो जानवर हैं उनका घर कहाँ है, तो वो फॉरेस्ट में, जंगल में होगा ना। तो इस तरह से अगर एक सवाल बनता है, ठीक है, रेयरेस्ट केसेस में बन सकता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि आपने नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ चैप्टर पढ़ा है, बताओ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो हियर आर द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ये हो गया। चलो, फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं और है भी सच में, ठीक, बढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अच्छे हैं, फॉरेस्ट आर वेरी नेसेसरी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फॉरेस्ट जब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन has undergone many changes due to several factors, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं उसके बावजूद भी क्या होता है कि इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, इट हैज गॉन मेनी चेंजेस। तो किस तरह के चेंजेस से गुजर रहा है इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, तो वो क्या हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो डिग्रेड क्यों हो रहा है, सवाल ये है, ठीक है, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड मतलब क्या है कि आप जंगलों को काट रहे हैं क्योंकि खेती करने के लिए, अब खेती करना भी जरूरी है क्योंकि खाओगे क्या नहीं तो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जैसे जैसे कल्टीवेशन के लिए लैंड की डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट आर अंडरगोइंग अ चेंज, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि व्हाई फॉरेस्ट इन इंडिया आर अंडरगोइंग अ चेंज, तो व्हाट आर द रीजंस, दिस इज द वन रीजन, क्या, दिस इज द वन रीजन, ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अब ऐसे थोड़ी ना कि छत के ऊपर खोल लोगे, इंडस्ट्रीज के लिए आपको जगह चाहिए रहेगी। अब जगह कहां से, ऐसा भी नहीं मंत्र पढ़ोगे जगह बन जाएगी आगे, इंडस्ट्रीज चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो जगह चाहिए वो जगह आप कहां से ला रहे हैं, आप जंगलों को काट दे रहे हैं, आप जंगलों को काट दे रहे हैं, आप माइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप माइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग इज अनदर फैक्टर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। अगली चीज क्या है, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, कि जंगलों को इससे भी नुकसान है कि जब अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं ना, तो आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि एक समय पे यहां तो जंगल हुआ करता था, आज क्या मॉल बन गया, ठीक है। तो जैसे जैसे शहर एक्सपैंड हो रहा है, वो क्या करते जा रहा है, वो जंगलों को खाते जा रहा है, ठीक है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, फाइन। तो अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पैस्चर, अब शहर तो खा ही रहा है, उसके साथ साथ क्या है, जो जानवर है ना, वो लोग भी, अब उनको क्या पता बेचारों को कि क्या हो रहा है, ठीक है, उन्हें तो लगता है बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन अब ओवरग्रेजिंग जब होती है तो वो पूरा के पूरे फॉरेस्ट एरिया को या फिर कह सकते हैं वेजिटेशन को खत्म कर देती है, फाइन। तो इस तरह से क्या है, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दी चेंजेस थ्रू विच आर वेजिटेशन इज गोइंग, ठीक है, गोइंग थ्रू। तो हमारा वेजिटेशन जिन चेंजेस को सफर कर रहा है उसके पीछे के कारण ये है, कल्टिवेटेड लैंड के लिए डिमांड बढ़ना, इंडस्ट्रीज माइनिंग्स का बढ़ना, ओवरग्रेजिंग का बढ़ना, ठीक है, अर्बनाइजेशन का बढ़ना, समझ में आया। तो इसके चलते क्या, इसके चलते यू हैव ऑब्जर्व चेंजेस इन वेजिटेशन, द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस, इट हैज बीन नोटिफाइड, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड। अब जब इस तरह से ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स आर वर्किंग नेगेटिवली ओवर द नेचुरल वेजिटेशन एंड ड्यू टू दिस वी हैव बीन ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द वेजिटेशन, हम वेजिटेशन में चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हम चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके चलते क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो वेजिटेशन कवर है इंडिया का लार्ज पार्ट्स में, वो अब क्या है, इट इज नो मोर नेचुरल, वो नेचुरल नहीं रह गया है, मतलब उसको हमने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया है कुछ एरियाज को छोड़कर, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। ह्यूमन बींग्स कहां तक पहुंच पाए, ह्यूमन बींग्स की इंप्रिंट्स देखना है, सीखना है, समझना है ना, तो ये देख लो उन्होंने कहां कहां तबाही मचाई है। तो जो मेन स्ट्रीम एरियाज है वहां पे हमने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को पोल्यूट कर दिया, रिवर स्ट्रीम्स को पोल्यूट कर दिया है, लेकिन जहां हमारे हाथ नहीं पुर पाए हैं ना, मतलब जहां तक हाथ नहीं पहुंच पाए, वहां पे आज भी आपको क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। तो एक्सेप्ट सम इनएक्सेसिबल एरियाज, रीजन्स लाइक हिमालयाज, ठीक है, हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड दी मरुस्थली, मरुस्थली मतलब डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट एरिया को मरुस्थली कहा गया है। तो जहां पे उतना ज्यादा ह्यूमन रीच नहीं है वहां पे आज भी नेचुरल है। उसके अलावा जहां जहां ह्यूमन वेजिटेशन मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया है, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन को, वर्जिन वेजिटेशन को हमने खत्म कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो दैट वेजिटेशन इज नो मोर अ नेचुरल वेजिटेशन, नो मोर अ वर्जिन वेजिटेशन। समझ में आया? तो दिस वाज द स्टोरी। अब जरा एक बार हम आगे बड़े पार्ट में हमारे चैप्टर में, उससे पहले मैं रिकॉल करवा लेता हूं। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो फ्रूटफुल, क्योंकि वन शॉट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कवर सब कुछ करें, लेकिन ऐसे करें कि वो आपके रिवीजन में आपको मदद दे दे, ठीक है। तो देखो अब हम अगले टॉपिक पे कूदे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक यहां तक का मैं चीजों को समराइज करके दे देता हूं आपको। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वर्जिन वेजिटेशन क्या है, एक्सोटिक एंड
एंडेमिक स्पीशीज, ये सारा सब कुछ आपने जाना समझा। अब फ्लोरा एंड फौना जो है, तो फ्लोरा एंड फौना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं फ्लोरा एंड फौना को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फैक्टर्स क्या है? रिलीफ और क्लाइमेट। तो रिलीफ में आपने लैंड सॉइल पढ़ा, क्लाइमेट में आपने क्या देखा? सनलाइट, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब ये सब कुछ देख लिया। अब इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आपका वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ इन्फ्लुएंस होता है। तो जब वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को इतनी जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंस क्या है वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की? तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस मल्टीपल है। ये सारी पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस करी। ठीक है, कि हमारी लाइफ इर्द गिर्द हमारे आसपास जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी है, सबका जीवन जो है पेड़ों पे या फिर जंगलों पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन समस्या यह है कि वो जो जंगल है हमारे, ठीक है, दे आर अंडरगोइंग अ चेंज, ठीक है, रैपिड चेंज। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेंज? वी हैव डिस्कस्ड देम। ठीक है, तो अब जब वो चेंज के थ्रू जा रहे हैं तो उसके चलते हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने हमारे वेजिटेशन को बदल दिया, डिग्रेड कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, एक्सेप्ट सम एरियाज व्हिच आर इनएक्सेसिबल टू ह्यूमन बींग्स। अच्छा है वहां तक पहुंचे नहीं ह्यूमन बींग्स अभी। ठीक है, तो जहां तक नहीं पहुंचे वहां पे आपको वर्जिन या फिर नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। रेस्ट ऑफ द एरियाज आर सफरिंग। ठीक है, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट, रियली। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो अब देखो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स ऐसे नहीं कहीं भी कोई भी पौधा लग जाता है। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए रहती है। ठीक है, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ाने वाला हूं, उसके लिए माहौल बना रहा हूं। तो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए रहती है और उसी स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में वहां पे जानवर भी क्या करने लगते हैं? जीने लगते हैं। तो फ्लोरा और फौना जो है, ठीक है, फ्लोरा और फौना आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड दे लिव इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाना जहां पे पेड़ पौधे सब एक साथ पाए जा सके, तो वो मतलब एक साथ पाए जा सके इन द सेंस कि एक साथ अकोमोडेटिव तरीके से रह सके कि हाँ ऐसा पेड़ और ऐसे जानवर इस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह लेंगे, वो उसका इकोसिस्टम बनाता है। अब ये इस और उसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? तो जैसे अब आपको पता है कि एरिड क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती वहां पे। ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, ड्राई क्लाइमेट है, बारिश नहीं हो रही, तो वहां पे कैसा जानवर जी पाएगा जो बिना पानी के रह सके? तो कैमल जो है। ठीक है, तो वाइल्ड मतलब एनिमल लाइफ क्या है? तो क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई है, वहां पे पानी नहीं है, तो वहां पे ऊंट रह जाएगा। ऊंट ने बोल दिया चलो मैं चल रहा हूं, मैं वहां रह लूंगा। ठीक है, अब वहीं पे पेड़ पौधों की बात आएगी तो वहां पे पेड़ पौधे ऐसा नहीं रहेगा कि जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है वो पेड़ वहां सर्वाइव कर जाएगा। वहां आप जैसे देखोगे तो क्या हो रहा है, वहां पे कैक्टस का पौधा ग्रो कर गया। अब कैक्टस ऐसा भी, उसको भी पता है ऊंट मुझे खाएगा नहीं, मैं आराम से भी रह सकता हूं। अगर ऊंट को कुछ ऐसा भी लगेगा कि यार बहुत सूखा सूखा है, कुछ हरा खा लूं, तो कैक्टस को ऊंट खाने से रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे अगर समझोगे चीजों को, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहां प्लांट और वहां क्या है आपको एनिमल या मतलब कह सकते हैं वहां फ्लोरा या फिर वहां फौना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से जब क्या होता है इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन व्हेन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी लिव टुगेदर दे फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तब वो क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक पूरा का पूरा उनका सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स living in a area interact together with their surrounding is known as ecosystem। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम बनना, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनना जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स जो है अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करके बहुत आसानी से, बहुत आराम से रह सके, वो क्या बनेगा? वो एक सराउंडिंग जो बनाती है पूरी की पूरी, वो एक इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, और इंडिपेंडेंट एंड मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना। एक इकोसिस्टम के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट। तो यहां पे आपको तीन कंपोनेंट देखना पड़ेंगे, पेड़ पौधे, जानवर और उनकी फिजिकल एनवायरमेंट मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम क्लियर हुआ? तो द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ एरिया इंटरैक्ट टुगेदर विथ देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम बन गया। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और इसी में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स अपने आप को फंसा लेते हैं। मतलब देखो नेचर में क्या है, नेचर में आप देखेंगे तो उन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से पेड़ पौधे और जानवर अपना रह रहे थे, हम वहां पे आ गए। ठीक है, तो वी दी एनक्रोचर्स, हम लोग क्या कर गए? एनक्रोच करके चले गए वहां पे। अब ह्यूमन बींग्स भी गए तो ह्यूमन बींग्स भी इंटीग्रल पार्ट है। मतलब जैसे प्लांट्स जो है, तो प्लांट्स का किसी भी तरह के प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ह्यूमन बींग्स लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स जो तो उन्हें पाल रहे हैं, एनिमल्स की मदद कर रहे हैं और एनिमल्स से फायदा ले रहे हैं। उस तरह से क्या है, हम एक इंटीग्रल पार्ट है अगर एक हार्मोनियस तरीके से रहने की कोशिश करें तो। लेकिन ठीक है, मतलब इश्यूज रिलेटेड क्या है कि वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ओवर प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी। ठीक है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है, एक हार्मोनियस वे में चीजें चल रही है। लेकिन क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स का ग्रीडी फेस सामने आता है ना, ग्रीडी नेचर सामने आता है, तो उसके चलते क्या है, हमने बहुत ज्यादा
नेगेटिवली अफेक्ट किया है हमारे वेजिटेशन को, हमारे वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, हम लोगों ने नेगेटिवली वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत सारी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई, बहुत सारी स्पीशीज सफर कर रही है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है क्या क्या है, तो किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन दैट इकोसिस्टम। ठीक है, इफ वी आर गोइंग एक्सेसिवली, ठीक है, एक्सेसिवली हम क्या कर रहे हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते चले जा रहे हैं, तो उसके चलते वी आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम नेगेटिवली। ठीक है, वी आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम नेगेटिवली। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी रही है। यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है बायोम का। ठीक है, बायोम या बायोमी भी जो प्रोनाउंस करते हैं, तो बायोम जो होते हैं, तो लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड having distinct type of vegetation and animal life is called a biome। अब मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूं, जैसे वही रेगिस्तान वाला, तो एक लार्ज इकोसिस्टम पूरा का पूरा रेगिस्तान जो है, तो वहां पे क्या है, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत हरे भरे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पे वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल लाइफ भी आपको एक डिस्टिंक्ट टाइप की देखने को मिलेगी। तो यहां पे एक चीज समझना होगा, लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। ठीक है, तो बायोम क्या है, तो एक बड़ा इकोसिस्टम जिसमें आपको एक डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का कोहैबिटेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बड़े सिस्टम को आप क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। समझ में आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं, अ बायोम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इकोसिस्टम। ठीक है, बायोम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट बायोम। तो जैसे टेरेस्ट्रियल बायोम होते हैं, ठीक है, ओशियन वाले जो बायोम होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह के, क्या एक बड़ा इकोसिस्टम जो बन गया आपका, वो बायोम कहलाता है। समझ में आया? सो दिस वाज द स्टोरी ऑल अबाउट, कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, इकोसिस्टम, बायोम एंड ऑल। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो अब क्या है, जो बैकग्राउंड बनना था ना आपका, जो मैंने बताया ना माहौल बनना था, तो अब क्या हो रहा है, आप जब देखते हैं कि हर जगह अलग अलग तरह का क्या आपको वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अभी वाइल्ड लाइफ को भूल जाओ, अभी हम सिर्फ वेजिटेशन पे फोकस करें कि अलग अलग तरह के वेजिटेशन क्या होते हैं। तो वेजिटेशन मतलब प्लांट लाइफ एंड इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। क्या क्या है वो फैक्टर्स, तो जैसे वो फैक्टर्स, प्रेसिपिटेशन कहां कितना रिसीव हो रहा है, हमने पढ़ के आए। वो फैक्टर्स ये कि कहां कितना टेम्परेचर है, वो फैक्टर्स है वहां पे सॉइल कैसी है। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह का जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा आपको, तो आप वो कौन कौन से मेजर वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, तो द मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन आइडेंटिफाई इन आवर कंट्री इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें शायद डाउट रहता है आपको, समझेंगे इसको, माउंटेन फॉरेस्ट, और उसके बाद में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 तरह के वेजिटेशन जो है, इन पांचों तरह के वेजिटेशन को हम क्या करेंगे, अच्छे से एक एक करके समझने वाले हैं। यह जो मैप है ना आपका, यह मैप इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह मैप इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मैप को मतलब आपको मैप वर्क पे भी पूछा जाएगा, और आपको ध्यान रखना है कि कहां कौन सा वेजिटेशन, जैसे आपको क्या हो गया, थ्रोनी बुशेस वाला वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। यहां जैसे अगर आप देखोगे तो आपको माउंटेन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, और ये कहीं कहीं पे स्ट्रिप्स में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम मैप पे प्लॉट करेंगे लाइव मैप प्लॉटिंग सेशन में। बाकी अभी इतना ध्यान रखना है कि ये मैप जो है इस चैप्टर से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी कहानी यहां तक समझ में आई। अब जितने भी मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, सारे मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को हम क्या करेंगे, एक एक करके समझते चलते। देखो, पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग, कुछ मत दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल भी सीधा समझ में आएगा, हेडिंग को समझो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये वाला जो एरिया रहेगा, तो ये ट्रॉपिकल कहलाएगा। ठीक है, एवरग्रीन मतलब क्या है कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन, तो 23 डिग्री नॉर्थ से लगा के 23 डिग्री एंड हाफ साउथ तक। ठीक है, ये जो इतना एरिया है पूरा, ये ट्रॉपिकल एरिया रहता है। क्लाइमेट में पढ़ा हमने बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिकल एरिया हो गया। अब इस ट्रॉपिकल एरिया में जैसे आप देखोगे तो एवरग्रीन मतलब क्या है कि वो सारे फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं वो एवरग्रीन कहलाएंगे। अब ये हरे भरे क्यों रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया, ये ऐसा बेल्ट है पूरा का पूरा ट्रॉपिकल बेल्ट, जहां पे बारिश खूब होती है। बारिश खूब होती है तो पानी, पेड़ पौधे जो रहेंगे, जैसे अब आपके गमले हैं, उन्हें पानी जब तक दोगे तब तक वो हरे भरे रहेंगे नहीं रहेंगे, सिंपल। ठीक है, तो द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोस फॉरेस्ट व्हिच आर एवरग्रीन इन नेचर एंड लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो, मुझे पता है आप सभी को सबसे बड़ी समस्या यहां पे यही होती है इस चैप्टर में। देखो, आई नो, ठीक है, आई नो यू कि कहां दिक्कत जा सकती है। तो मुझे पता है आपको प्रॉब्लम ये जाती है कि सर
उतना तो समझ में आ गया अभी तक जो चैप्टर में आगे पढ़ा। दिक्कत बस ये आती है कि जो अलग अलग तरह के वेजिटेशन है ना, अब वो अलग अलग तरह के वेजिटेशन में कहां क्या पाया जाता है, कौन सा वेजिटेशन कहां पाया जाता है, वो याद नहीं होता है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसे विजुअलाइज करना, उसे समझना है। ठीक है, उसे विजुअलाइज करना है, उसे समझना है। तो विजुअलाइज कैसे किया जा सकता है? देखो, शुरुआत के जो 2-3 वेजिटेशन है ना हमारे, ये वाले कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडियस, थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। नहीं, इन्हें याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कि हर वेजिटेशन को आप एक बेसिस के थ्रू याद रखो। बेसिस के थ्रू याद रखो मतलब क्या है कि आपको ये नहीं बताना ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या है, आपको ये नहीं बताना ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या है, इतना ध्यान रखो बस बेसिस में कि रेनफॉल। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरिया में रेनफॉल कहां होती है, कितनी होती है। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल, क्योंकि अब एवरग्रीन है तो रेनफॉल ज्यादा होगी। फिर वही मतलब बोलते ना, एक ही सवाल सबसे पूछ लो, अलग अलग सवाल पूछोगे तो आपको सवाल भी याद रखना पड़ेंगे, लेकिन एक ही सवाल सबसे पूछ लोगे तो एक सवाल में आपको सबका काम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो वैसे ही बेसिस मतलब कुछ सवाल बना लो, वो सवाल ऐसे बना लो कि रेनफॉल, तो रेनफॉल ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए क्या है, रेनफॉल डेसिडियस के लिए क्या है, रेनफॉल थ्रॉन फॉरेस्ट के लिए क्या है। ठीक है, अब फिर क्या है वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ एवरग्रीन के लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ थ्रॉन फॉरेस्ट के लिए क्या है। आया समझ में? लीफ शेडिंग, तो लीफ शेडिंग एवरग्रीन में होती है नहीं होती है, डेसिडियस में होती नहीं होती है, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट में तो उनकी पत्तियां ही नहीं रहती, वहां तो कैक्टस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि बेसिस बना लो। वो बेसिस मैंने आपको यहां बना के दिए। जैसे क्या है, जैसे ये देखो, आप देखो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ना है आपको, ये चार्ट्स वगैरह जो है, नोट्स आप सब टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी ऐप पर आप वो जो कम्युनिटी सेक्शन है ना, मुझे फॉलो करोगे तो कम्युनिटी सेक्शन में मैं नोट्स डाल देता हूं, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप नोट्स। पीडीएफ रहता है, सिंपल फ्री में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज है जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, तो चिंता मत करना। ठीक, अब देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रेनफॉल जो है, रेनफॉल को हम एक कैरेक्टरिस्टिक लेके चलेंगे। जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझना है तो आप बस वो बेसिस पकड़ लो कि मुझे हर वेजिटेशन का रेनफॉल पता होना चाहिए, मुझे हर वेजिटेशन का लीफ शेडिंग पीरियड पता होना चाहिए, कहां पाया जाता है, एरिया पता होना चाहिए, किस तरह के जानवर होते हैं पता होना चाहिए। तो आपने 4 बेसिस याद रख लिए, 4 पॉइंट आपको ध्यान हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, सिर्फ बेसिस को पकड़ना है। समझ में आया? तो रेनफॉल की अगर बात करें तो रेनफॉल जो है, रेनफॉल सभी तरह के वेजिटेशन में आपको देखने को मिलेगी। बस ये है कि एवरग्रीन में आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी क्योंकि एवरग्रीन है, वो सदाबहार है। ठीक है, तो फाउंड इन एरियाज विद हेवी रेनफॉल, एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जहां पे 200 से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। अब ज्यादा पानी पी रहे हैं तो ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी इनकी। हाइट ऑफ ट्री जो है, तो ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स। ठीक है, 60 मीटर्स बहुत होता है, 60 मीटर की हाइट तक पहुंच जाते हैं, और इवन अबव एंड डेंसली वेजिटेटेड, और बहुत ज्यादा डेंसली वेजिटेटेड होते हैं। ट्री, श्रब्स, क्रीपर्स गिव मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको ऐसे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो 60 मीटर तक की हाइट वाले पेड़ भी मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। ठीक है, कैनोपी भी बन जाती है। कैनोपी मतलब क्या होता है, ऐसे ये बाल के ऊपर जैसे ये आ गया तो ये क्या होता है, कैनोपी मतलब ऐसे ढक देना। ठीक है, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां का फॉरेस्ट जो रहता है तो नीचे डैम्प रहता है एकदम, मतलब वहां पे अंधेरा छाया रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से इतनी लेयर्स, इतनी कैनोपीज बनते आ रही है कि नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे अंधेरा रहता है। ठीक है, कुछ मूवीज वगैरह जो है, जो ऐसे वेजिटेटिव एरियाज में शूट की जाती है, आपने देखो ना कि एक्टर वगैरह जो है तो ऐसा लगता है कि दिन हो रही रात हो रही समझ नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह का मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। रेनफॉल ध्यान रख ली। ठीक है, फिर क्या है, हाइट ध्यान रख लिया। अब लीफ शेडिंग टाइम पीरियड, तो अब इतना पानी मिल रहा है कि बोलते हैं कि लीफ शेड करके करना ही क्या है। लीफ शेड क्यों करते हैं पेड़ अपनी पत्तियों को इसलिए गिरा देते हैं ताकि जब बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो वो वाटर लॉस को बचा सके। लेकिन यहां पे उन्होंने बोल दिया हाँ तो नल खुले छोड़ दो, बहुत पानी है। ठीक है, तो इस तरह से नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। उनकी इच्छा होती तो लीफ शेड कर देते, नहीं भी करते हैं। ठीक है, बहुत पानी है उनके पास में। ठीक, तो आपने क्या कर लिया यहाँ पे, रेनफॉल, हाइट ऑफ द ट्री, लीफ शेडिंग टाइम पीरियड, ये बेसिस पकड़े। अब पेड़ कौन से पाए जाते हैं और जानवर कौन से पाए जाते हैं, 2 बेसिस सब में सेम रहेगा। सब में मतलब सब में, तो ये आप तो ये जितने भी टाइप ऑफ वेजिटेशन है हमारे, सब में पेड़ और जानवर ध्यान रख लेना। अब यहां पेड़ की बात करें तो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहां पे पेड़ पाए जाते हैं। जानवर की बात करेंगे तो देखो डेंसली वेजिटेटेड एरिया है, बड़े बड़े जानवर जो रहते हैं, ठीक है, वो यहां देखने को मिलेंगे आपको। तो बड़े से लगा के छोटे तक सब, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, चिरपिंग जो है ना, तो चीची चीची करते हुए बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिलेंगे क्योंकि पेड़ है, पेड़ में घोंसला बन सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, मतलब देखो आजकल शहरों में आपको पक्षी नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि शहरों में पेड़ नहीं बचने दिए। लेकिन कहीं आप थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड की तरफ जाते हो, वहां शाम में निकलो, बढ़िया आपको क्या है, बहुत सारी चिरपिंग जो है वो सुनाई देगी पक्षियों की। क्यों? क्योंकि वहां पेड़ है तो अपना घर बनाएंगे। तो प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल आर फाउंड हियर। तो सभी प्रकार के पशु पक्षी जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 बेसिस ये यूनिवर्सल बेसिस हो गए, सब में पेड़ और सब में जानवर, ध्यान रख लेना सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन में।
एरियाज भी सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन का ध्यान रख लेना, एरियाज भी आसान है। अब ये कहां, देखो लॉजिक लगाओ, इंडिया में बारिश कहां होती है सबसे ज्यादा? वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और वेस्टर्न घाट के अलावा कहां बारिश होती है? तो आप कहेंगे सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो जहां पे बारिश होती है उन्हीं एरियाज में, देखो ये यहां बारिश हो रही है, तो इन एरियाज में जहां बारिश होती है वहां आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इन ही एरियाज में देखने को मिलेगा जहां बारिश हो रही होगी, ठीक है। तो एरियाज कौन कौन से हो जाएंगे? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल एरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जहां ज्यादा बारिश वहां आपको नेचुरल मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सिंपल। अगला देखो क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? तो अब ये अगेन ट्रॉपिकल है, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, तो ये भी ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल है, लेकिन डेसिडियस है। डेसिडियस का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें ड्राई सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। तो इन फॉरेस्ट को, अब ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट? तो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उसी को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मॉनसून फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है उसे, ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि क्या है कि ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की तरह क्या होता है कि हमेशा हरा भरा नहीं रहता है। जब बारिश आती है तब हरा भरा हो जाता है, बाकी समय क्या रहता है? ड्राई भी रहता है फॉरेस्ट, ठीक है। आप ड्राई भी रहता है, तो आप देखो बेसिस वही, रेनफॉल क्या रहेगा सर? यहाँ ट्री शेडिंग पीरियड रहेगा नहीं रहेगा, एनिमल्स कौन से रहेंगे नहीं रहेंगे, प्लांट्स कौन से रहेंगे नहीं रहेंगे, मतलब ट्रीज कौन से रहेंगे, और एरियाज कहां हैं, ठीक है। तो इंडिया में अबंडेंटली फाउंड मतलब अबंडेंटली पाया जाने वाला फॉरेस्ट एरिया कौन सा है? वो ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। अब देखो हर फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं आपको एक पिन पॉइंट मिल जाएगा, जैसे आप आगे भी पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको एक बोलते हैं ना एक्स फैक्टर मिल जाएगा हर तरह के वेजिटेशन में। यहां पे एक्स फैक्टर ये है कि डेसिडियस फॉरेस्ट को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एवरग्रीन से नीचे आएंगे डेसिडियस, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में? अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो रिसीव हो रही है उस कंटेक्स्ट में। लेकिन डेसिडियस में भी कुछ मॉइस्ट डेसिडियस होते हैं, कुछ ड्राई डेसिडियस होते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस मतलब जहां पे थोड़ा पानी ज्यादा है, ठीक है। एवरग्रीन जितना पानी नहीं है लेकिन एकदम भी कम नहीं है, और ड्राई डेसिडियस में जहां पे पानी थोड़ा कम है, ठीक। तो अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम समझें तो वही वाला पॉइंट है। रेनफॉल की बात करें तो बिटवीन 200 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब उसमें क्या है? मॉइस्ट डेसिडियस में 100 टू 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ड्राई डेसिडियस में 70 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया अगर देखोगे आप, मैंने बताया ना एनिमल, प्लांट और एरिया, ये तीन तो यूनिवर्सल है, ये तीन बेसिस यूनिवर्सल है, आपको हर में याद करने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर एरिया की बात करें हम, ठीक है, तो एरिया मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस दोनों की, तो मॉइस्ट में क्या है? जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पे पानी क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का है, तो जो एवरग्रीन तो नहीं है लेकिन एवरग्रीन से नीचे क्या है? मॉइस्ट डेसिडियस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यहां पे मॉइस्ट डेसिडियस पाया जाएगा। वहीं पे आप ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करोगे तो मतलब जहां पानी थोड़ा कम होगा, तो रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू का वो वाला पार्ट जहां पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश जहां पे बारिश हो जाती है लेकिन इतनी नहीं होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? वो आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एरियाज हो जाएंगे। अब ट्रीज और एनिमल्स यूनिवर्सल पॉइंट है, देख लो। और लीव शेडिंग पीरियड जो रहेगा तो समर्स के टाइम में, क्योंकि पानी की कमी है, यहां नल खुले नहीं छोड़ सकते हो आप, और अगर पानी पर्याप्त है ना तो भी नल खुले नहीं छोड़ना है, एक चीज और सीख लो, ठीक है। यहां जो मैं बता रहा हूं कि यहां लीव शेडिंग टाइम पीरियड क्या रहता है इनका, यहां इनका लीव शेडिंग टाइम पीरियड रहता है समर। समर मतलब क्या है? गर्मियां। तो गर्मियों में आपको लीव शेडिंग टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा, किसका? गर्मियों में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का, ठीक है। एनिमल्स की अगर बात करें तो लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ठीक है। लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। अब बोलोगे सर ये हाथी यहां भी आ गया, तो हाथी है, उसके 4 पैर है, वो चलते चलते कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। एनिमल्स जो है अडेप्टिव होते हैं, तो एनिमल्स आपको अफ्रीका में भी एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे, जहां एकदम क्या है सूखा पड़ा है वहां भी एलिफेंट है, और ये जो वेजिटेटिव एरिया है यहां भी एलिफेंट है, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करें कि किस किस तरह के एनिमल पाए जा सकते हैं, तो जैसे लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, वैरायटी ऑफ, ठीक है, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक एक्सेट्रा आर फाउंड हियर, ठीक है। तो ये सारे जानवर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। पेड़ हो गया, पेड़ की बात करें तो क्या है? जैसे मॉइस्ट डेसिडियस की बात करें तो टीक, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, ठीक है, कैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी का पेड़ जानते हैं? शहतूज, मुझे लगता है ना शहतूज, वो सिल्क वॉर्म इस पे फीड करते हैं, ठीक है। ये सैंडलवुड वगैरह, टीक हो गया, साल हो गया, ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। ड्राई डेसिडियस में टीक, साल, पीपल, नीम यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो। ड्राई डेसिडियस एरिया जो है तो यहाँ पे आप खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो लोग क्या है खारिफ सीजन में तो
कल्टीवेशन कर ही रहते हैं, राबी की राबी में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने सीखा कि रेनफॉल, ट्री, एनिमल, और क्या कह सकते हैं लीव शेडिंग पीरियड, और क्या है एरियाज, ये क्या होगा, ये बेसिस हो गए। इसी बेसिस पे आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन की, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। अब जैसे आगे देखते हैं तो दी थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, थ्रोन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहां पे जैसे थॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे थॉर्न का मतलब हो जाएगा कांटे वाला, ठीक है, कांटे वाला जंगल। अब ऐसा नहीं कि आप जाओगे तो काट खाएगा आपको, कांटे इन द सेंस कि जो थॉर्न होते हैं ना हमारे, मतलब पेड़ों पे आप देख रहे होंगे तो पेड़ों में कांटे लगे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्क्रब्स। तो स्क्रब्स की अगर हम बात करें तो स्क्रब्स में क्या जाएंगे कि जो छोटे छोटे वेजिटेटिव एरियाज रहते हैं, मतलब जहां पे जो बोलते हैं ना झांडियां रहती है छोटी छोटी, वो फाइन। तो वेजिटेशन यहाँ पे लो रहेगा, और पेड़ पौधे जो मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे, थॉर्नी ट्रीज मिलेंगे एंड बुशेस मिलेंगी, ठीक है। बुशेस मतलब बुशेस और स्क्रब्स जो हैं तो छोटे छोटे झांडिया टाइप वो आपको मिलेंगे, आपको क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहां पे एक पॉइंट क्या लिखा है कि दी वेजिटेशन इज वेरी मच अडेप्टिव टू द एरिया, ठीक। तो जो थॉर्न फॉरेस्ट रहेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स वाला जो रीजन रहेगा यहां पे, जहां पे इस तरह का वेजिटेशन आपको मिलेगा, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज वेरी अडेप्टिव टू द एरिया, बहुत ज्यादा अडेप्टिव होता है वहां के एरिया से। कैसे अडेप्टिव होता है वहां के एरिया से, तो ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स, ठीक है। तो ट्रीज जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए, पास पास रहेंगे तो एक ही जगह का पानी पूरा एक बड़ा वाला पेड़ पी जाएगा, छोटे वाले क्या पिएंगे। तो ट्रीज जो रहते हैं स्कैटर्ड रहते हैं ताकि वो जितना भी कम पानी है तो उस कम पानी में भी सर्वाइव कर जाए। रूट्स जो रहती है इनकी स्कैटर्ड रहती है, बहुत ज्यादा फैली, ताकि दूर दूर से पानी खींच के ला सके, ठीक है। फिर क्या है, स्टम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, ठीक है। स्टेम्स जो रहती है तो वो क्या करती है, एक तरह से इस तरह से रहती है कि पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर ना जाए, ठीक है, पानी को स्टोर करके रखती है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, ये पॉइंट भी देखो, ये समझो आप क्या हो रहा है कि कहां मिलेगा आपको, एरिया में यहां पे शेड करके अलग से दिया हुआ है कि जो थॉर्न फॉरेस्ट रहेंगे, स्क्रब्स रहेंगे, वो आपको राजस्थान वाले डेजर्ट एरिया में मिलेंगे। अब डेजर्ट एरिया में पानी की कमी है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए वहां पे आप देखेंगे तो वहां का जो वेजिटेशन है, थॉर्न वेजिटेशन, स्क्रब्स जो है वो बहुत अडेप्टिव हो जाएगा, ठीक है। पेड़ जो रहेंगे तो क्या रहेंगे, पेड़ जो रहेंगे स्कैटर्ड रहेंगे, उनकी लंबी लंबी रूट्स रहेंगी। स्टेम्स जो रहेगी सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर रहेंगी, ठीक है, पानी को वो कंजर्व करके रखेंगी। साथ ही साथ जो लीव्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, थिक रहेंगे, मोटी पत्तियां रहना, ठीक है, और छोटी पत्तियां रहना। अब क्या, जैसे आप कैक्टस के पेड़ को देखोगे तो क्या रहता है, थोड़ा सा वैक्सी है वो, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है वैक्स कोटिंग कर दी गई है, तो उससे क्या रहता है कि जो पोर्स है, स्टोमेटा है, वो बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होता है, जिस कारण से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। देखो कितने अच्छी तरह से प्रकृति अपने आप को अडेप्टिव बना लेती है, फाइन। अब जैसे आप देखेंगे तो वहां जो पेड़ है वो थॉर्नी है, ठीक है, कांटे हैं। तो कांटे इसलिए क्योंकि अगर वो हरा भरा दिखेगा तो कोई भी जानवर आके उसे खा पी जाएगा, लेकिन कांटेदार पेड़ है तो वो पेड़ अपनी रक्षा खुद कर रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हरा कुछ नहीं मिलता, तो जो हरा दिखेगा जानवर उसे खा ही जाएगा। तो मतलब जो पेड़ में हरियाली दिखेगी जानवर उस पेड़ को खा जाएगा, ऐसा नहीं कि आप हरे कपड़े पहन के चले गए तो आपको खा गए, ठीक है, वो वाली चीज नहीं है। तो क्या हो रहा है कि इस तरह से वेजिटेशन बहुत ज्यादा एडेप्टिव है वहां पे, ठीक है, इस तरह से वेजिटेशन वहां पे बहुत ज्यादा एडेप्टिव है। समझ में आ रही है मेरी चीजें, ठीक है। तो ये आपने थॉर, फॉरेस्ट और स्क्रब्स के बारे में कुछ की पॉइंट जो बोलो ना, हर वेजिटेशन में आपको एक एक्स फैक्टर मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही, रेनफॉल की बात करें तो वही सीक्वेंस में चल रहा है, 200 से ज्यादा एवरग्रीन में हो गया, 200 से 70 के बीच में डेसिडियस पढ़ लिया, अब 70 से नीचे क्या हो जाएगा आपका, थॉर्न, फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में हो जाएगा। एरिया, ट्रीज और एनिमल्स, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बोला था ना, आपके क्या हो जाएंगे, ये 4 बेसिस यूनिवर्सल हैं। तो अब एरिया की बात करें तो वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है। तो राजस्थान में ही नहीं पाया जाता है सिर्फ, उसके अलावा भी जो सेमी एरिड एरियाज है जहां पानी की कमी है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो इन क्षेत्रों में भी आपको इस तरह से थॉर्न, फॉरेस्ट और स्क्रब्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ट्रीज की अगर बात करें, ठीक है, तो अकाकियास, पाम, ठीक है, यूफ्रोबेस एंड कैक्टी आर सम ऑफ द ट्रीज फाउंड ओवर हियर, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आप दिखती बात है, कैमल आप लिख ही दोगे, मुझे पता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, रैट्स, माइस, रेबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, टाइगर लॉयन भी मिल जाते हैं, जी हाँ। तो जैसे आप देखेंगे गुजरात का गिर फॉरेस्ट वगैरह वाला जो एरिया है जो कि सेमी एरिड है, तो वहां पे आपको लॉयन भी मिल जाएंगे, ठीक है। वुल्फ, टाइगर्स, लॉयंस, वाइल्ड एस, हॉर्स, ठीक है, हॉर्स एंड कैमल्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन दिस एरिया। तो ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके सामने आप वही बेसिस को पकड़ के क्या कर सकते हो, आंसर बना सकते हो अपना। अगला फॉरेस्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये सिरदर्द है शायद, लेकिन बिलीव में सिरदर्द नहीं, बहुत आसान है। देखो माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको आप इस पे देखेंगे तो ये जो पूरा माउंटेनियस हिमालयाज वाला क्षेत्र है हमारा, यहां पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगा, माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगा। थ्रोनी ट्रीज एंड बुशेस,
नहीं, यहाँ वही बोल रहा हूँ, थ्रोनिक कहाँ से आ गए। तो माउंटेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वेजिटेशन फाउंड इन दी माउंटेनियस एरियाज, ठीक है, माउंटेनियस एरियाज में जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है वो माउंटेन फॉरेस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल चलता है, थंब रूल क्या है कि विद द इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। फिर से एक बार, इंक्रीज इन हाइट, माउंटेन में क्या होगा कि आप माउंटेन जो है तो उस माउंटेन को आप देखेंगे तो जमीन है, उस जमीन से आप ऊपर ऊपर जाओगे ना तभी वो माउंटेन बना है। तो माउंटेन फॉरेस्ट एरिया जो है तो वहां पे विद द इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कहानी चलती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे हिमालयाज है तो हिमालयाज ऐसे थोड़ी कि एकदम जहां से हिमालयाज चालू हो रहे हैं वहीं पे बर्फ है, ठीक है। आप ऊपर जाएंगे तब क्या होते चलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तब आपको स्नो कवर्ड पीक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही चीज यहां पे हो रही है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन अल्टीट्यूड या फिर इंक्रीज इन अल्टीट्यूड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड ड्यू टू दिस, ठीक है, दिस लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। तो अब क्या हो रहा है कि आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के साथ साथ में क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल रही है, टेम्परेचर बदल रहा है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, आपने पढ़ क्या है, टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन। तो इसी के चलते क्या हो रहा है, इसी के चलते, ठीक है, क्या हो रहा है आपको देखने को मिलता है, करस्पॉन्डिंग चेंज देखने को मिलेगा आपको नेचुरल वेजिटेशन में, ठीक है। वहां की जो कह सकते हैं प्लांट लाइफ है वो भी चेंज होती है, ठीक है। द चेंज इज सेम as in the succession of natural vegetation from tropical to tundra region। कभी कभी लाइंस जो रहती है एनसीईआरटी के पढ़ने पे समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये जो आप ये जो बात लिखी गई ना यहाँ पे कि इट लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, कि आप जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाते जाओगे माउंटेन के ऊपर, तो आप विद द इंक्रीजिंग हाइट डिक्रीज इन विद द इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा और उस हिसाब से वेजिटेशन बदलेगा, ठीक है। और ये वेजिटेशन वैसे ही बदलता है जैसा आपको सक्सेशन देखने को मिलता है नेचुरल वेजिटेशन का फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। देखो तो अब क्या हो रहा है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। अब ये ट्रॉपिकल एरिया से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो अब क्या होता जाएगा, टेम्परेट रीजन आएगा, ठीक है, टेम्परेट रीजन आएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टुंड्रा रीजन आ जाएगा। टुंड्रा रीजन मतलब जहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, बर्फ जमी हुई है, पोल वाले रीजन पे पहुंच गए। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके लैटिट्यूड्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यू आर मूविंग फ्रॉम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट टू टुंड्रा रीजन, ठीक है, देयर इज शिफ्ट, देयर इज चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन और नॉट, ठीक है। तो जैसा आप पोलवर्ड मूव करके नेचुरल वेजिटेशन में चेंज ऑब्जर्व करते हो ना, ठीक वैसा ही चेंज आपको यहां भी देखने को मिलेगा माउंटेन फॉरेस्ट में, क्योंकि दोनों ही जगह चीज सेम हो रही है। क्या चीज सेम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और पोल की तरफ टुंड्रा की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। तो ऐसे भी अगर आप जाओगे लैटिट्यूड्स के हिसाब से तो विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, और विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड अगर हाइट के हिसाब से भी जाओगे तो भी इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दोनों ही जगह टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जैसा नेचुरल सक्सेशन इस केस में होता है, ठीक है, मूविंग फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड टुंड्रा रीजन, वैसा ही आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। क्या कि लोअर एल्टीट्यूड पे, मतलब एल्टीट्यूड ज्यादा नहीं है तो वेजिटेशन अलग होगा, एल्टीट्यूड बदला वेजिटेशन बदल गया, फिर एल्टीट्यूड बदला वेजिटेशन बदल गया। तो एकदम हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स पे जिस तरह का पोल पे वेजिटेशन मिलेगा ना आपको, अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है, मतलब यहां पे जैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि वेजिटेशन खत्म हो जाता है, बर्फ है, एल्गी वगैरह देखने को मिलेगी, तो वैसे ही वेजिटेशन आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब वो चाहे इक्वेटर के पास में माउंटेन हो, जैसे हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको वो वेजिटेशन, वो एनिमल्स, पोलर बियर यहां आपको देखने को मिल सकता है हिमालयाज पे। क्यों, क्योंकि पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन तो यहां आ गई ना। स्नो लेपर्ड यहां मिलते हैं, जैसे पोलर बियर में नहीं आया, स्नो लेपर्ड मिलते हैं, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पे स्नो है। क्लियर हो रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि माउंटेन फॉरेस्ट का जो एक्स फैक्टर है वो ये है कि विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन, विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, और करस्पॉन्डिंग आपको क्या नेचुरल वेजिटेशन में चेंज देखने को मिलेगा, व्हिच इज सिमिलर टू द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एज वी मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज ग्रुप्स, और हाइट के हिसाब से अगर आप मतलब इंक्रीज इन एल्टीट्यूड के हिसाब से अगर आप वेजिटेशन को क्लासिफाई करोगे तो आप ये तीन हाइट के हिसाब से तीन वेजिटेशन वाले एरियाज को क्लासिफाई कर सकते हो। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, द टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या जाएगा कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाएगा। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या हो जाएगा 1500 से 3000 मीटर। फिर उसके बाद में अल्पाइन वेजिटेशन मतलब 3600 मीटर से ऊपर। अब तीनों को समझते हैं, चलो। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, अल्पाइन वेजिटेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइट पे ही हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट पे ही क्लासिफिकेशन हुआ है। अब उसे समझो जरा। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट इज फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters. Evergreen broad leaf trees like
ओक्स एंड चेस्टनट्स आर फाउंड ऑन लो हिल्स ऑफ शिवालिक्स। ठीक है, तो अब ये क्या है, क्या बताया आपको, हाइट ये बताइए कि 1000 से 2000 मीटर। तो लो हिल्स जो होती है ना, लो हिल्स शिवालिक, ध्यान करो चैप्टर 2 आपने पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि जो कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक, तो शिवालिक में आपको इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा जिसे हम वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं या फिर माउंटेन वेजिटेशन ब्रॉडली कहा जाता है। तो माउंटेन वेजिटेशन को आप क्या कर दो, 3 कैटेगरीज में। माउंटेन वेजिटेशन को वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पकड़ के पढ़ने वाले उससे अलग रखना, ठीक है, ये अलग चीज है। तो माउंटेन वेजिटेशन जो होता है इन जनरल माउंटेनियस एरियाज में है, उसको आप 3 कैटेगरी में डिपेंडिंग ऑन दी हाइट आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। पहला हो गया वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, जो कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ जो होती है, ठीक है, ट्रीज लाइक ओक्स और चेस्टनट यहां पे मिल जाते हैं। फाउंड ऑन लो हिल्स, शिवालिक्स वगैरह, ठीक है, इन लो हिल्स पे आपको वो मिलेगा। टेम्परेट फॉरेस्ट जो इसके बाद में क्या है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। अब टेम्परेट फॉरेस्ट पे आ जाओ, तो टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, और ऊपर चलेगा थोड़ा आप, तो 1500 से 3000 मीटर के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएगा। ट्रीज सच एज पाइन, ठीक है, ट्रीज सच एज पाइन, ठीक है, देवदार, सिल्वर फर, ठीक है, सुप्रस और सिडार, ठीक है, तो ये जो पेड़ है, ठीक है, ये सारे पेड़ आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट में। और यही पेड़ आपको कहां देखने को मिलेंगे, आप जब टेम्परेट रीजन में चले जाओगे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में चले जाओगे ना, तो टेम्परेट रीजन में भी आपको ये पेड़ देखने को मिलते हैं। अब यही पेड़ आपको क्या है, माउंटेन्स, हिमालय जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक, सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, वहां भी देखने को मिल जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि आप जैसे हाइट को ऊपर कर रहे हो तो आपके लैटिट्यूड्स, विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स। समझ में आई मेरी बात, मतलब लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों यहां पे एक साथ देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज है। तो फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1500 टू 3000 मीटर्स, ठीक है, 3000 मीटर्स। ट्रीज बताई दिए, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। और जरूरी नहीं सिर्फ हिमालयाज में ही पाया जाए, तो जैसे क्या है कि हाई एल्टीट्यूड जो आपके वेस्टर्न घाट में है वहां पे भी, वो तो इक्वेटर के पास वाला क्षेत्र हो गया ना, लेकिन वहां पे आप क्या देख रहे हैं, आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि एल्टीट्यूड हाई हो गया और वो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां बन जाती है। समझ में आया। अगला है अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन क्या है, तो अल्पाइन वेजिटेशन में 3600 मीटर से ऊपर जब जाने लगोगे आप सी लेवल के, तो टेम्परेट वेजिटेशन और ग्रासलैंड जो है ना, दोनों चीज एक साथ आती है। टेम्परेट वेजिटेशन मतलब क्या, इस तरह का वेजिटेशन, कोनीफेरस ट्रीज वगैरह, ठीक है, और इस तरह की क्या है, प्लेन ग्रासलैंड जो है, तो ये धीरे धीरे क्या करती है, मतलब पेड़ भी खत्म होते चले जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, पेड़ के बाद में ग्रासलैंड आ जाएगी, ग्रासलैंड खत्म हो जाएंगे, ऊपर फिर क्या है, काई कजी वगैरह वाला जो क्षेत्र रहता है जहां बर्फ ढकी रहती है, वैसा वेजिटेशन आने लगेगा, ठीक है। तो बोथ टेम्परेट वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड मेक्स अप द अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। अल्पाइन वेजिटेशन को टेम्परेट, क्योंकि क्या है यहां पे बताया गया 1500 से 3000। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक लाइन खींच दी है बस, किसके बाद से टेम्परेट वेजिटेशन का एक पेड़ नहीं दिखना चाहिए, नहीं, वो टेम्परेट वेजिटेशन धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, ग्रासलैंड आते जाएगी और फिर अल्पाइन वेजिटेशन आएगा, ठीक है। अल्पाइन वेजिटेशन आएगा, दे हैव प्रोग्रेसिवली स्टंटेड नियर स्नो लाइन, ठीक है। अब क्या होता है, दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड नियर, मतलब ये पेड़ है, देखो वही सिल्वर फिर यहां भी था, ये सिल्वर फिर यहां भी आ गया। तो अल्पाइन वेजिटेशन मतलब वही वाला कि ऐसा एकदम लाइन नहीं ड्रॉ कर दी कि इसके बाद वेजिटेशन खत्म, वो धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसा बोलते हैं ना, जो ग्रे एरिया रहता है, तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में हमेशा ग्रे रहता है। क्यों, क्योंकि ब्लैक खत्म होते तो व्हाइट नहीं आएगा, बीच में ग्रे एरिया, तो वो ग्रे एरिया की सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस, ठीक है, आर कॉमन ट्रीज। और जैसे जैसे क्या होता है, प्रोग्रेसिवली आप स्नो लाइन के पास पहुंचोगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे बर्फ आना चालू हो जाएगी, तो दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड नियर स्नो लाइन, ठीक है। थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ थोड़े थोड़े श्रब्स और स्क्रब्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखते हैं, और फिर क्या आपको एक ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, प्लेन, ऐसा, मतलब पेड़ से आप ग्रासलैंड वाले एरिया में जाएंगे। ग्रासलैंड का इस्तेमाल किया जाता है रिच पैश्योर के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मतलब कह सकते हैं वहां पे जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स सचेस क्या है, गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, वो अपने एनिमल्स को ग्रेस करवाने के लिए उस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप और हायर लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे अगर जाओगे, ठीक है, और 3600 मीटर से ऊपर और हाइट बढ़ती चली जाएगी, तो मॉसेस और लीचेंस जो होते हैं ना, तो मॉसेस और लीचेंस इस तरह से, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स पे आपको मॉसेस और लीचेंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और वेजिटेशन पूरा खत्म हो जाएगा, स्नो कवर्ड एरिया आने लगेगा, ठीक है, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो फिर ये क्या बन जाता है, ऊपर टुंड्रा वेजिटेशन बन जाता। तो अल्पाइन वेजिटेशन के ऊपर भी टुंड्रा वेजिटेशन। एक बार मैं माउंटेन फॉरेस्ट आपको पूरा क्लियर करवा देता हूं, देखो, ठीक है, कैसे क्लियर करवा देता हूं। माउंटेन फॉरेस्ट को यहां पे अच्छे से समझना, हाँ, माउंटेन फॉरेस्ट में क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, तो यहां पे माउंटेन फॉरेस्ट या फिर कह सकते हैं माउंटेन वेजिटेशन जो है,
तो वहां पे आपको क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, आप जैसे हाइट बढ़ाओगे देयर विल बी डिक्रीज इन दी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पहला क्या है, 1000 से आप कहां चले गए, 1000 से 2000 चले गए, है ना, 1000 से 2000। अब आप बोलोगे सर दूसरा तो 1500 से चालू हो जाता, तो एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा थोड़ी ना कि जहां, किधर गया स्लाइड, हाँ, कि जहां लाइन खत्म होगी वहां से दूसरा वेजिटेशन चालू हो जाएगा, ट्रांजिशन होता है। तो 1000 से 2000 मीटर तक आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो लोअर शिवालिक्स वगैरह पे मिल जाएगा। अब फिर आप ये 1500 से फिर चालू कर देना, 1500 से आप कहां तक जाओगे, 1500 से आप जाओगे 3000 मीटर तक, 3000 मीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा, टेम्परेट, ठीक है, तो टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। और फिर ये 3000 से ही मान के चलो, 3000 से यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 3600 मीटर के बाद में आपका अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अल्पाइन वेजिटेशन में धीरे धीरे क्या होता है कि टेम्परेट वेजिटेशन और ग्रासलैंड जो है वो कन्वर्ज करते चली जाती है। अल्पाइन वेजिटेशन खत्म होगा, ग्रासलैंड रहेगा, जहां पे जैसे जो ट्राइब्स वगैरह, ट्राइब्स कह लो या फिर क्या कह लो, नोमैड्स वगैरह जो रहते हैं, तो उस ग्रासलैंड को अपने कैटल्स वगैरह को ग्रेस करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक पॉइंट पे आके ये ग्रासलैंड भी खत्म हो जाएगा, मॉसेस और लिचन्स जो है ना, तो मतलब वेजिटेशन नहीं है, काई कजी ये देखने को मिलेगा, स्नो कवर्ड एरिया देखने को मिलेगा। और ये जो वेजिटेशन रहता है इसे टुंड्रा वेजिटेशन भी कहा जाता है, ठीक है, कि ये टुंड्रा वेजिटेशन जैसा पोल्स पे पाया जाता है वैसा टुंड्रा वेजिटेशन आपको हिमालयाज के पीक्स पे भी देखने को मिलेगा, स्नो कवर्ड, ठीक है, मॉसेस और लीजेंस मिलेगी, बस समझ में आया। सो दिस इज दी माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कॉमन एनिमल्स जो देखने को मिल सकते हैं आपको, वो क्या देखने को मिलेंगे, दी कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप्स, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है, तिब्बतन एंटीलोप है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, याक, स्नो लेपर्ड मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है, स्क्विरल्स मिल जाएंगे, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स मिल जाएगा, ये इस तरह के घुमे हुए आते हैं ना। और फिर क्या है, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट्स विद थिक हेयर, क्यों, क्योंकि इतनी ठंड है तो वो कोट पहन के चलेंगी। तो ये कुछ जानवर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो सब कुछ एडेप्टिव है, सारे वही जानवर है जो अडेप्ट हो सकते हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशन में। अगला है मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें हम, तो अब मैंग्रोव फॉरेस्ट को समझो क्या हो रहा है। ये पांचवा जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन में लास्ट है ये पांचवा टाइप ऑफ वेजिटेशन जो आपका वो क्या है, द टाइडल फॉरेस्ट फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, ठीक है। तो कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, वो एरियाज जो टाइड से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब कि जैसे इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्या हो रहा है कि इन एरियाज में, जैसे मैंग्रोव्स की कई फोटो देखो, ये मतलब जड़ें आपको दिख रही होंगी, ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें दिख रही होती, क्यों, क्योंकि जब हाई टाइड्स होती है तो जड़ें डूब जाती है, जब पानी नीचे उतरता तो जड़ें नीचे उतर जाती है। मतलब रूट्स जो है तो वो पानी के हिसाब से क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ डांस कर रहे होते हैं, पेड़ वहीं रहते हैं, लेकिन टाइड्स के हिसाब से एडेप्टिव वेजिटेशन है कि इनकी रूट्स आपको ऊपर भी दिख जाएगी पानी के और कभी पानी में डूबी भी रहेगी, डिपेंडिंग ऑन दी हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। ये हो गया क्या, ये आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है। समझ में आया। टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द एरियाज विद मड एंड सिल्ट, रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, तो पानी के अंदर डूबी हुई रूट्स रहती है, ये दिखाया मैंने आपको, ठीक है। और जहां पे मड सिल्ट वगैरह बहुत ज्यादा रहता है वहां पे आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और ये मड सिल्ट कहां मिलेगा, तो जहां से नदियां सब बह के आ रही है और नदी जब समुद्र में मिलने वाली रहती है तो अपना पूरा मड और सिल्ट क्या करती है, यहां पे डेल्टा रीजन में क्या कर देती है, डंप कर देती है। और इस तरह से क्या है, डेल्टा मैंने आपको बताया भी था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब निकलता है, जब नदी अपने पानी को क्या कर देती है, बहाव में फैला देती है, तो वो डेल्टा बनता है। तो वो डेल्टा में के चलते पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है मड सिल्ट, ठीक है। तो फाउंड ऑन दी डेल्टाज ऑफ रिवर, ठीक है, फाउंड ऑन दी डेल्टाज ऑफ रिवर। एग्जांपल दी गंगा, दी महानदी, दी कृष्णा, दी गोदावरी एंड दी कावेरी। तो ये एग्जांपल है किसका, मैंग्रोव वेजिटेशन का, मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल है। समझ में आया। तो अब जैसे डेल्टा कहां बनता है, तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है। तो डेल्टा फॉर्म्ड ऑन द माउथ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा बना है, ठीक है। मैप प्लॉटिंग करेंगे हम लाइव तब और अच्छे समझाऊंगा। तो ये क्या सुंदरबन डेल्टा बन गया आपका यहाँ पे, फाइन। फाउंड ऑन दी माउथ ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनती है। ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। आपने हमने पढ़ा है क्योंकि कहां पे ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ाया है, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। अगली चीज क्या है, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड हियर, ठीक है। सुंदरी ट्री जो है ना, हार्ड ड्यूरेबल जो टिम्बर है, ठीक है, ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर जो है वो सुंदरी ट्री सुंदरबन डेल्टा में मिलता है। और इस सुंदरी ट्री मिलने के कारण से ही उस डेल्टा का नाम क्या रखा गया है, सुंदरबन रखा गया है, ठीक है। एंड इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद तारक मेहता का उल्टा चश्मा। समझ में आया, सुंदर। अब यहां पे ट्री सच एज पाम, कोकोनट, क्योरा, ठीक है, अगर ऑल्सो ग्रोज इन सब पार्ट्स ऑफ द डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा के कुछ पार्ट में सुंदरी ट्री के अलावा भी पाम, कोकोनट, क्योरा, ठीक है, क्योरा
अगर ये सारे कुछ पेड़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स सच एज रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल वाला एरिया, सुंदरबन डेल्टा, वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दीज एरियाज, ठीक है। तो ये सारे जानवर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, ये जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली हमने पांचों जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस, मॉइस्ट और ड्राई दोनों, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है जो कह सकते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब्स वाला फॉरेस्ट था। उसके बाद में माउंटेन वेजिटेशन के बाद में क्या सुंदरवन कह रहा हूं, ये मैंग्रोव वेजिटेशन, ये पांचों वेजिटेशन पढ़ लिए। तो वाइल्ड लाइफ अब हम आगे पढ़ेंगे। वेजिटेशन आपका कंप्लीट हो गया, वेजिटेशन वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। एक बॉक्स में डिटेल दी गई है, ब्लू बॉक्स में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में आप देखोगे आयुर्वेदा वगैरह जड़ी बूटी का तो हम कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, तो मेडिसिनल पर्पज से भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम दिए गए, उनका पर्पस दिया गया है कि वो किस लिए यूजफुल है। तो देखो क्या क्या दिया गया है, सर्फगंधा दिया गया है, सर्फगंधा का इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर वगैरह को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जामुन यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज, जामुन तो आप जानते ही होंगे। अर्जुन जो होता है, अर्जुन के पेड़ की छाल खाई जाती है ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। बबूल जो होता है तो क्योर फॉर आई सोर, ठीक है। गम इज यूज्ड एज अ टॉनिक, बबूल का ये इस्तेमाल हो गया। नीम की अगर बात करें तो हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। नीम के अंदर क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है। नीम का लेप वगैरह, हर साबुन में नीम और इसमें नीम उसमें नीम, ठीक है। फिर क्या है, तुलसी प्लांट्स, तो तुलसी का कफ एंड कोल्ड को खत्म करने के लिए तो घरेलू नुस्खे हो गए। फिर क्या है, कचनार का फूल जो होता है तो अस्थमा और अल्सर्स वगैरह जो है, छाले जो आते हैं, उसे क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स का काम क्या है, पर्पस क्या है, मेडिसिनल पर्पस है। तो ये भी हमारा हो गया मेडिसिनल पर्पस। अब क्या है वाइल्ड, तो वाइल्ड लाइफ में अब क्या देखेंगे हम, फौना देखेंगे, मतलब फ्लोरा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फौना वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। तो जिस तरह से हमारे पास में फूल पत्ते बहुत सारे हैं ना, वैसे ही हाथी, घोड़ा, चीता, भालू, ये सब कुछ भी हमारे पास में बहुत कुछ है। तो फौना वाले एस्पेक्ट को यहां समझते हैं। अब देखिए फैक्चुअल डिटेल से बहुत सारे नाम दिए गए जानवरों के, तो वो हम फटाफट से पढ़ते चलते हैं। अब क्या नाम दिए गए हैं, तो 90,000 एनिमल स्पीशीज है, 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, और ये 90,000 और 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, ये सब मिला के वर्ल्ड का 13% हमारे पास टोटल है। मतलब वर्ल्ड में अगर 100% जानवर है, पशु पक्षी हैं, तो उसका 13% पशु और पक्षी हमारे पास है, ठीक है। फिर क्या है, 2546 स्पीशीज ऑफ, ठीक है, फिश। तो मछलियों की अगर बात की जाए ना, मछली जल की रानी है, तो उसमें भी क्या है हमारे पास 2546 वैरायटी की मछलियां हैं, जो कि वर्ल्ड का 12% है, ठीक है। 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो कुल मिला के वी हैव अ रिच फौना। तो जितना आपने क्या देखा, नेचुरल वेजिटेशन है हमारे पास डाइवर्स, उतना ही क्या है हमारे पास में वाइल्ड लाइफ भी है। तो वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट हम यहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ में जैसे आप देखेंगे तो एलिफेंट्स इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका में बढ़िया तैयार कर करके रखते हैं ना एलिफेंट्स को, वैसे ही आप क्या देखेंगे, वन हॉर्न राइनासोरस, ठीक है, इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। तो वन हॉर्न राइनासोरस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम, ठीक है। तो ये भी बड़े मतलब भोले से दिखते हैं, खतरनाक भी होते हैं। तो ये सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर बात करें तो जैसे थार डेजर्ट वाला एरिया जो है, तो हमारे यहाँ आप वेजिटेशन देखो, जो वेजिटेशन है उससे जुड़ा हुआ वाइल्ड लाइफ है। वेजिटेशन आपने क्या देखा था, तो वेजिटेशन आपने देखा कि थॉर्नी बुशेस वगैरह जो हैं, तो वहां पे थॉर्नी बुशेस में आपको क्या मिलेंगे, तो जंगली आपको गधे मिल जाएंगे, ठीक है, वाइल्ड एस। फिर उसके बाद में कैमल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट। फिर वैसे क्या है, इंडियन बाइसन, नील गाय, ब्लू व्हेल जो होता है, तो ये नॉर्मली आपने शायद देखा भी होगा। तो नील गाय जो होता है ना, फसलें खराब कर देती है नील गाय। ब्लू बुल हो गया, चौसिंगा, चौसिंगा ऐसा क्यूट से दिखने वाला, उसके सिर पे 4 सिंग रहते हैं, चौसिंगा हो गया, ठीक है। 4 हॉर्न एंटीलोप, गैजल, तो गैजल आपने देखी होगी, इसका मतलब सलमान खान वगैरह कुछ कुछ ध्यान आ रहा है। फिर क्या है, डिफरेंट स्पीशीज ऑन डियर, नहीं वो शायद एक अलग स्पीशीज थी कोई सी। अब अगर जैसे आगे देखते हैं तो गैजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑन डियर एंड मंकी आर फाउंड इन इंडिया। तो डियर हो गए, ठीक है। हिरण की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में, हिरण की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। बंदर भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लाल मुंह से लगा के पता नहीं कौन कौन से, ठीक है, मतलब काला मुंह और लाल कुछ और। तो बहुत सारे आपको क्या बंदर भी देखने को मिलेंगे इंडिया में। वैसे ही अगर बात की जाए तो दिस इज अ प्राउड मूवमेंट, क्या कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव टाइगर्स एंड लॉयंस नेचुरली, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको, 1952 या 62 के पहले तक इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पे लॉयन, टाइगर, चीता तीनों हुआ करता था।
ठीक है। अब तो चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया, अब वो बाहर से दूसरे देशों से बुला के अपने जू में रख लिया है, लेकिन नेचुरली अब इंडिया में चीता नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लॉयन और टाइगर्स हैं, तो लॉयंस की अगर बात करें तो लॉयंस में जैसे गिर गुजरात जो है, ठीक है, तो एशियाटिक लॉयन जो अपने आप में सिर्फ गिर गुजरात में ही बचे हैं, तो एशियाटिक लॉयंस आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वगैरह में टाइगर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है, कैट फैमिली में एक और मेंबर ऐड कौन हो जाता है, लेपर्ड, तेंदुआ जो रहता है, ठीक है। तो लेपर्ड तो लोगों को चलते फिरते दिख जाता है, तो लेपर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन इंडिया। सो दिस इज द ह्यूज डाइवर्स वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ विच इज फाउंड इन इंडिया। फाइन। अब वैसे फौना इन हिमालयाज की अगर बात करें तो ये तो आपने क्या देख लिया कि सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आपने देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं कहां, हिमालयाज की, तो हिमालयाज में भी क्या है, आप जैसे वेजिटेशन देखेंगे तो पूरा माउंटेन वेजिटेशन है। उस माउंटेन वेजिटेशन में आपने एक चीज क्या सीखी अभी कि विद द इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन द टेंपरेचर एंड द वेजिटेशन चेंजेस। तो वेजिटेशन बदलता है, तो उसी तरह से क्या है, वहां पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। याक जो होता है, याक, ठीक है, ये याक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने वाला, जिसके ऊपर जैसे आप देखेंगे तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है हिमालयास का, याक हो गया। शगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स हो गया, ये शगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, ये भी मतलब ये सारे जो जानवर है ना, तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रॉड पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि चलो हमारी गाड़ी यही है। फिर तिब्बतन एंटीलोप हो गया, ठीक है, बहराल हो गया, ब्लू शिप जो है, ठीक है, ब्लू शिप बहराल हो गया। उसके बाद में कियांग हो गया, तिब्बतन वाइल्ड एस, अलॉन्ग विथ आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा, कहीं कहीं आपको हिमालयन बेल्ट में ये भी देखने को मिल जाएंगे रेयर रेड पांडा, ठीक है। जाइंट पांडा अलग है, वो चाइना वाला है, ठीक है। रेयर रेड पांडा जो लाल कलर का दिखता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक। ये सारे एनिमल्स आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगे। वैसे अगर आप बात करें तो वाइल्ड लाइफ तो क्या है, पशु पक्षी के अलावा वाइल्ड लाइफ का पार्ट रिवर्स और लेक्स और कोस्टल एरियाज में भी होंगे। तो रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज जो है ना, यहां पे क्या वाइल्ड लाइफ मिलती है आपको, तो जैसे टर्टल हो गए, तरह तरह के सॉल्ट वाटर भी और फ्रेश वाटर भी, मतलब नदियों में पाए जाने वाले कछुए भी हमारे यहाँ बहुत सारे, समुद्र में पाए जाने वाले कछुए भी हमारे पास। क्लियर हुआ। फिर क्या है, फिर ये एंजॉय करते क्रोकोडाइल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मुंह खोल दिया उसने। घड़ियाल्स जो है, तो घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल में डिफरेंस समझते हैं, ऐसा वाला मुंह रहता है जो क्रोकोडाइल, और ऐसा वाला मुंह जो रहता है ना पतला पतला, वो घड़ियाल्स हो गए। तो घड़ियाल्स, क्रोकोडाइल, ये सारे जो आपको एनिमल्स हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्या है, बर्ड्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है, बर्ड्स फाउंड इन इंडिया का जैसे अगर देखेंगे तो पिकॉक्स हो गए, ठीक है, फिजेंट हो गए, फिजेंट मतलब तीतर होती है, डक्स, पैराकेट्स, क्रेन्स, पीजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। तो ये इसी प्रकार के पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइन, पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इतना जो वेजिटेशन है सर, इसका क्या करेंगे हम, देखेंगे नहीं, देखने के लिए तो है, मतलब वो कह सकते हो ना कि कितना मतलब एक प्यारा सा सीन होता है कि आपके सामने क्या हो रहा है, ये कुछ स्पीशीज है एनिमल्स की, उन्हें आप देख पा रहे हैं, वो उनका जीवन आप समझ पा रहे हैं कि हाँ एक लाइफ इनकी भी है। हम कभी सोचते हैं बढ़िया यार, इनका कोई टेंशन नहीं, ना पढ़ना है, ना एग्जाम देना है, ना स्कूल जाना है, ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कुछ, ठीक है, जीवन हो तो ऐसा। तो उस तरह से क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, ये इकोसिस्टम को कंप्लीट बनाती है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें। और उसी के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है कि फ्लोरा एंड फौना हेल्प अस इन मेनी वेज। व्हाट आर दोस वेज, किस तरह से हमें मदद मिलती है फ्लोरा फौना से, तो वी गेट आर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरमेंट। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, देखो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे यही बनेगा। मैंने आपको इधर स्टार्टिंग में पूरा पार्ट समझा दिया, एक बार चीजों को कवर करवा दूं, नहीं तो बोलोगे सर आगे पार्ट हो गया पीछे से पार्ट हो गया। हमने स्टार्टिंग से जब चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह, वो जो डिफरेंसेस है एक्सोटिक, इंडिजीनियस, ये सारे स्पीसीज में, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने किस चीज पे फोकस किया, फिर उसके बाद में हमने फोकस किया कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो भी पढ़ लिया। इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है, वो भी पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडियस, ठीक है, उसके बाद में माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा आपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ये सारे वेजिटेशन देख लिया। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पे। तो वाइल्ड लाइफ वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ा आपने, वाइल्ड लाइफ वाले पार्ट में जैसे अगर आप देखोगे तो वाइल्ड लाइफ वाले पार्ट में आपने मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे चीजों को समझा कि वाइल्ड लाइफ वाले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जमीन से लगा के, पानी से लगा के, हिमालय तक अलग अलग तरह की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ जो इंडिया में देखने को मिलती है। अब सवाल यह बनता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मेडिसिनल प्लांट्स भी पढ़े थे बीच में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है वेजिटेशन की, वाइल्ड लाइफ की, ये बताओ। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्लोरा एंड फौना हेल्प अस इन मेनी वेज। फ्लोरा फौना जो है हमें बहुत सारे तरीकों से मदद करती है। कैसे बहुत सारे तरीकों से मदद करती है, तो हमें अपनी क्रॉप्स मिल जाती है हमारे बायोडाइवर्स एनवायरमेंट से। कितना, जैसे मान लो क्या जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है,
वो लोग डिपेंडेंट होते हैं मीट के ऊपर, तो ये फौना है जो, ठीक है, वो क्या देती है, उन्हें फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो वेजिटेरियन है तो उन लोगों को क्या है, क्रॉप्स उसी वेजिटेशन से मिलती है। समझ में आ रहा है? मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोरा, जैसे अभी हमने देखा कि मेडिसिनल प्लांट्स, कितने सारे मेडिसिनल प्लांट है, नीम से लगा के, तुलसी लगा के, ठीक है, कचनार वगैरह, तो मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते हैं। मिल्चिंग एनिमल प्रोवाइड्स अस मिल्क, ठीक है। अब क्या है, दूध की शक्ति जो है कहां से मिलेगी, मिल्चिंग एनिमल से ना। तो जो दुधारू पशु होते हैं, जो क्या दे रहे हैं, दूध दे रहे होते हैं, तो मिल्चिंग एनिमल्स से हमें क्या मिल जाती है, मिल्क मिल जाता है। फिर क्या है, एनिमल्स प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर। ड्रॉट पावर मतलब क्या है कि ढोने के लिए, जैसे बताया ना, गधा हो गया, ठीक है, गधा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, ढोने के लिए भी होता है। वैसे याक का बताया, तो ऐसे ड्रॉट पावर आपको मिल जाती है ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से। बैल होते हैं, घोड़े होते हैं, फाइन। मीट एंड एग, तो इतनी सारी हमारी नीड्स जो है हम वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ से फुलफिल करते हैं। फिश प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, तो कोस्टल एरियाज में लोगों का न्यूट्रिशन फिश से आता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में लोगों का न्यूट्रिशन फिश से आता है। इंसेक्ट हेल्प अस इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। अब इंसेक्ट जो है ना, छोटा सा एक कीड़ा भी है, तो उसका प्रकृति में कोई ना कोई रोल होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं पॉलिनेशन में, फाइन। पॉलिनेशन के साथ साथ में क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है ना, आपने वो पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, साइंस वगैरह में, अभी छोटी क्लास में तो हो, 9th में हो, ठीक है, कि वो मधुमक्खी जाती है उड़ के फ्लावर के ऊपर बैठती है, उसके पैर में चिपक जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कहीं और एक तरह से जिसे देखोगे तो पॉलिनेशन हो जाता है, क्लियर हुआ? तो वो सारी चीजें, इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। तो इन द सेंस वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। अच्छी बात है, बढ़िया है, क्वेश्चन बन गया हमारे से। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, क्या कि डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, फ्लोरा एंड फौना आर कंटिन्यूसली अंडर द थ्रेट, ठीक है। तो इतनी, मतलब कह सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के बावजूद भी फ्लोरा और फौना जो है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो एक तरह से खतरे में है। सवाल आता है कि क्यों खतरे में? जब हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, आप उसे कभी खोना नहीं चाहोगे, आप उसे खतरे में नहीं जाने दोगे, ठीक है। वही चीज यहां पे है, क्या कि फ्लोरा और फौना जो है, तो जब प्लांट्स एनिमल्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये खतरे में क्यों है, पता करो, ठीक है। तो एवरी स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम, देयरफॉर कंजर्वेशन इज एसेंशियल। खतरे में क्यों है वो तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज एक बात बहुत अच्छे से जान लो, समझ लो, क्या कि हर स्पीशीज जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हर स्पीशीज का कंजर्वेशन जरूरी है, ठीक है। बट ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कंटिन्यूअसली अंडर द थ्रेट। तो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। क्या ऐसी समस्याएं हैं? उनका कंजर्वेशन जरूरी है, मानते हो, लेकिन समस्याएं क्या है? तो हियर आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सम ऑफ द कॉजेस फॉर थ्रेट टू प्लांट एंड एनिमल आर गिवन बिलो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस क्या है, एक चीज ये समझ में आई है, इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, लेकिन दे आर अंडर थ्रेट। तो व्हाई दे आर अंडर थ्रेट, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस, उस तरह से अगर आता है, सम ऑफ द कॉजेस फॉर थ्रेट टू वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर गिवन हियर। क्या कॉजेस हैं? देखो, सबसे पहला हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस। क्या होता है ना, ग्रीडी हंटर्स जो है, तो शिकारी का काम क्या है, शिकार करना, शिकारी का काम शिकार करना। तो इस तरह से हंटर्स वगैरह जो होते हैं, वो अपने कमर्शियल पर्पस से वन हॉर्न डायनासोरस के सिंग को काट के ले गए, आ गए समझ में? जो एलिफेंट्स होते हैं, उनके टस्क जो रहते हैं बड़े बड़े, उन्हें तोड़ दिया जाता है। तो क्योंकि उन चीज की कमर्शियल वैल्यू है, तो हंटर्स जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के चक्कर में प्रकृति के साथ में क्या कर देते हैं, खेल कर देते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन इज दिस, वन ऑफ द रीजन फॉर थ्रेट इज दिस हंटर्स। फिर क्या है, पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स। अब क्या हो रहा है कि पोल्यूशन से हम ह्यूमन बींग्स नहीं बच पा रहे हैं, आपको जैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, जैसे आपको देखने को मिल रहा है पोल्यूशन के चलते क्या हो रहा है कि लोगों को डिसीजेज हो रही है अलग अलग तरह की। तो वह इंपैक्ट सेंसिटिव एनिमल्स, प्लांट्स, इनके ऊपर भी आएगा ही आएगा ना। तो पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, वेस्ट और एसिड डिपॉजिट जो है, ये एक कारण बन जाता है, ठीक है। दिस बिकम्स अ कॉज फॉर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जादू आ गया होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज का मतलब क्या है यहाँ पे पता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज का मतलब ये होता है कि मैंने आपको समझाया था ना, एंडेमिक और उसके बाद में क्या, एक्सोटिक। तो जो हमारे यहाँ की लोकल स्पीशीज है जो, ठीक है, जो प्योरली इंडियन है, वो क्या कहलाएगी, वो प्लांट की, वो एनिमल की स्पीशीज एंडेमिक होती है, इंडिजीनियस होती है। लेकिन मान लो बाहर से कोई सी एक्सोटिक स्पीशीज आ जाती है जो इंडिया की नहीं है, और वो एनक्रोचिव रहती है, तो वो क्या करती है, वो यहां की स्पीशीज को खत्म कर देती है, ठीक है। इस तरह से एलियन स्पीशीज का मतलब ये है, एलियन स्पीशीज का मतलब ये नहीं है। एलियन स्पीशीज का मतलब क्या है कि बाहर से कुछ ऐसे प्लांट्स का आ जाना, ठीक है, विच बिकम्स अ चैलेंज फॉर द एंडेमिक स्पीशीज। तो पूरा का पूरा वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ बदल देते हैं, ठीक है, ये समस्या हो गई।
रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन। अब हम तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बॉम्ब की तरह फूटने की तैयारी में है, तो उसके चलते क्या है कि अब जब लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उनके लिए जगह चाहिए रहेगी कल्टीवेशन के लिए, हैबिटेशन के लिए। और अब जगह कहां से लाओगे? मंत्र पढ़ के बढ़ा नहीं सकते हो जमीन। जगह एक्स्ट्रा आपके पास ऐसे आएगी जब आप क्या करेंगे, जंगलों को काट देंगे, साफ कर देंगे और वहां पे कॉलोनीज बना देंगे, वहां पे आप क्या कर देंगे, खेती करना चालू कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, डिफॉरेस्टेशन एक रीजन बन रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज बिकमिंग अ रीजन, डिफॉरेस्टेशन इज बिकमिंग अ कॉज फॉर थ्रेट टू वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। समझ में आया? तो ये आपको इंपॉर्टेंस क्या है और उस इंपॉर्टेंस के सामने चैलेंज क्या है, ठीक है, कॉजेज क्या है कि जिस कारण से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इज अंडर थ्रेट, वो सब कुछ समझ लिया। अब सर समस्या भी देख ली हमने, समस्या का कारण भी देख लिया, समाधान पे फोकस किया जाए, ठीक है। तो यहां पे अब क्या है, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। मुस्कुरा दो, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर में क्या है कि फ्लोरा एंड फौना को चैलेंजेस हैं, उनके सामने थ्रेट्स हैं, उन्हें कंजर्व करने के लिए क्या किया गया है या फिर क्या किया जा सकता है। तो अगर जैसे आप देखेंगे तो क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट हैव टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, व्हाट आर दोज स्टेप्स। तो आपको यहां ध्यान रखना होगा, तो क्या क्या स्टेप्स ली गई है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स have been set up in the country to protect flora and fauna। फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सेटअप किए गए देश में, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो वो क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, बढ़िया अच्छी बात है। फिर क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। अलग अलग बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जहां पे क्या अलग अलग स्पीशीज की क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, स्पीशीज को बचा के रखा जाता है, ठीक है। प्लांट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, 1992 से पैसा दे रही है कि हाँ तुम्हारे ही भरोसे हैं, स्पीशीज को बचा के रखना, एक्सटिंक्ट मत होने देना। समझ में आ रही है चीजें। फिर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे आप देखेंगे ना, अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं कि चलो टाइगर को बचाएं, ठीक है, और उससे रिजल्ट भी मिले, टाइगर्स की पॉपुलेशन में एक इंक्रीज देखने को मिला है। जो सडन डिक्रीज था उसमें आपको क्या है, आपने वो सडन डिक्रीज को रोक के टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है देश में। प्रोजेक्ट राइनो है, ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो के बाद में जैसे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो हर स्पीशीज जो ऐसा लगता है एंडेंजर्ड है, कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसको बचाने के लिए पायलट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अलग अलग नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, इन चीजों पे फोकस किया गया है। ध्यान रखना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस थ्रेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, वो हो गया। फिर क्या है, 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड दीज नंबर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये नंबर्स बदलते रहते हैं, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी, सारा कार्यक्रम चलता रहेगा। बाकी आपको जो फोकस करना है, तो जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, जहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आप कंजर्वेशन ह्यूमन उनका कर रहे हैं, प्लांट्स का भी, ट्राइब्स को भी बचा रहे हैं, रिस्टोरेशन पे भी फोकस करें, तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है। उसके बाद में नेशनल पार्क आते हैं जहां पे आप डेडिकेटेड स्पीशीज के प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और उसके बाद में उससे और छोटे आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपने बहुत सारे घूमे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये स्टैब्लिश किए गए, जूलॉजिकल गार्डन्स वगैरह स्टैब्लिश किए गए। जूलॉजिकल गार्डन्स मतलब क्या है, जू होता है ना, देखने जाते हैं, पिंजरे में बंद है चिंपैंजी, तो उस टाइप से क्या है, जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स taken by the government so that vegetation and wildlife can be protected and over and above to all these points, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स से ऊपर जाके अगर आप एक पॉइंट समझेंगे तो इनिशिएटिव शुड बी टेकन ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजंस आल्सो। हमेशा सरकार से ही उम्मीद क्यों लगाई जाए, आप भी कुछ सोचो, मैं भी कुछ सोचूं, हमारे पार्ट पे हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं जिससे हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी कंसीडर्ड ओवर हियर। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट और व्हाट कैन बी डन, ठीक है। सिटीजन शुड बिकम अवेयर अबाउट दिस, कि हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आज ये खत्म हो जाएंगे, कल हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वी आर लिविंग, मतलब जैसे इकोनॉमी में भी आप इंटरडिपेंडेंट हो, आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी इंटरडिपेंडेंट हो, तो वैसे अगर एनवायरमेंट के साथ सोचोगे ना, तो यहां पे आप सबसे ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है। आपका एग्जिस्टेंस आपकी वाइल्ड लाइफ, आपके वेजिटेशन, आपके इकोसिस्टम से बनता है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। तो वी आर नॉट लिविंग इन द सेक्लूजन, और ऐसा नहीं है इतने उसमें नहीं रहना, हमें चौड़ में क्या कि हम बिना उनके भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। वी आर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, तो उसके लिए प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फाइनली आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो मैप है, इस मैप को हम प्लॉट कर लेंगे लाइव मैप प्लॉटिंग क्लास में, क्योंकि इस
चैप्टर से आपको यही आना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये कहाँ कहाँ है ये प्लॉट करने को आएंगे। तो ये मैप पे हम कर लेंगे इस बुक से, ये वाला मैप इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर से ध्यान रखोगे। चैप्टर कंप्लीट होता है, फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ में एक और चीज, ठीक है, मैं आपके एंजॉयमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि टर्म 2 का सिलेबस स्वाहा, ठीक है। तो हमने सारे चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, टर्म 2 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वन शॉट रिवीजन देखे हैं। वन शॉट रिवीजन को देखने के बाद में अपने डाउट सॉल्विंग सेशंस में क्लियर करे हैं। स्टिल आपको अभी भी कोई समस्या है तो बहुत सारे ओपन हाउस सेशन होते हैं, ठीक है। आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। फील फ्री टू कनेक्ट, जिससे हम क्या कर पाए, चीजों को और बेहतरीन कर पाए। आपके एग्जाम्स लगभग सिर पर हैं, तो पढ़ो, बेहतरीन तैयारी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और पढ़ते रहो। दैट्स इट, ठीक है। यू पीपल आर लवली, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू।